जी हां, चंद मिनट में राफाल लड़ाकू विमान की लैंडिंग होनी है। भारतीय वायु सेना में राफाल विमान पहुंच चुका है। थोड़ी देर में अंबाला एयरबेस पर राफाल की लैंडिंग होगी। तो यह बड़ी खबर इस वक्त की आपको बता दें, भारतीय वायु सीमा में राफाल की एंट्री हो चुकी है और कुछ ही मिनट बाद अंबाला एयरबेस पर राफाल की लैंडिंग होगी। दिल्ली होते हुए अंबाला पहुंचेगा राफाल विमान। फ्रांस से करीब 7,000 किलोमीटर की यात्रा पूरी कर अब से कुछ देर बाद भारत की धरती पर उतरने वाला है राफाल विमान। भारत की वायु सीमा में तो प्रवेश कर चुका है। जोधपुर एयरबेस भी अलर्ट मोड पर रखा गया है। यदि अंबाला में बारिश की स्थिति बनती है, वहां बारिश होती है, तब जोधपुर में इसकी लैंडिंग हो सकती है। हालांकि अभी तक जो जानकारी मिल पा रही है, अंबाला एयरबेस पर सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम कर दिए गए हैं और एयर चीफ मार्शल जो हैं वो भी वहां पहुंच चुके हैं वेलकम करने के लिए सिंघम का। जी हां, राफाल जिसकी एंट्री भारतीय वायु सीमा में अब से कुछ देर पहले ही हो चुकी है और थोड़ी देर बाद अंबाला एयरबेस पर इसकी लैंडिंग भी हो जाएगी। तो 5 राफाल लड़ाकू विमान जो हैं वो फ्रांस से भारत के लिए चले और अब चंद मिनट का इंतजार और उसके बाद भारत की धरती पर लैंड कर जाएगा ये लड़ाकू विमान। Indian naval warship Delta 63, welcome to the Indian Ocean. Naval warship Delta 63, Arrow Leader, many thanks. Most reassuring to have an Indian warship guarding the seas. Arrow Leader Delta 63, may you touch the sky with glory. Happy landings. Delta 63, Arrow Leader, wish you fair winds. Happy hunting over and out. Indian naval warship Delta 63, welcome to the Indian Ocean. Naval warship Delta 63, Arrow Leader, many thanks. Most reassuring to have an Indian warship guarding the seas. Arrow Leader Delta 63, may you touch the sky with glory. Happy landings. Delta 63, Arrow Leader, wish you fair winds. Happy hunting over and out. तो अब देखिए, ये जो ऑडियो क्लिप आप सुन रहे थे, वेलकम किया है आईएनएस कोलकाता ने राफाल का। Indian naval warship Delta 63, welcome to the Indian Ocean. इंडियन Naval warship Delta 63, Arrow Leader, many thanks. Most reassuring to have an Indian warship guarding the seas. तो हिंद महासागर में जैसे ही भारतीय वायु सीमा में एंट्री हुई, उसके बाद आईएनएस कोलकाता ने राफाल का वेलकम किया है और उसका ऑडियो जो है वो हम आपको सुना रहे थे। तो अब बस चंद मिनट का इंतजार है और उसके बाद अंबाला एयरबेस पर लैंडिंग होगी राफाल की। तो 5 राफाल विमान के दस्ते को भारत में उतरने में महज कुछ ही मिनट बचे हैं। राफाल लड़ाकू विमान के लिए अंबाला एयरबेस पूरी तरीके से तैयार है। रण का हर फन मौला। दुश्मनों के लिए कार,
आकाश का बाहुबली। यह है सर्वशक्तिमान रफाल। जिसके आगे कोई नहीं टिक पाता, खुला आसमान जिसका साम्राज्य है, जिसे देखते ही दुश्मन थर थर कांपने लगता है, वो राफाल लड़ाकू विमान अब हिंदुस्तान की सरजमी को चूमने वाला है। पांच राफाल लड़ाकू विमानों का स्वागत करने के लिए हिंदुस्तान पूरी तरह से तैयार है। अंबाला एयरबेस इनका पहला घर होगा और यहीं इनकी तैनाती भी होगी। मौका ऐतिहासिक है और रोमांचक भी है, इसीलिए भी पूरा हिंदुस्तान इन राफाल विमानों का बेसब्री से इंतजार कर रहा है, क्योंकि अंबाला एयरबेस पर इनकी तैनाती होनी है। इसलिए अंबाला एयरबेस के आसपास सुरक्षा अब और ज्यादा चाक चौबंद कर दी गई है। भारतीय वायुसेना भी जानती है कि राफाल लड़ाकू विमान की उसके लिए क्या अहमियत है। लिहाजा अंबाला एयरफोर्स स्टेशन की सुरक्षा के ऐसे पुख्ता इंतजाम किए गए हैं कि कोई परिंदा भी पर न मार सके। अंबाला एयरफोर्स स्टेशन को नो ड्रोन जोन बना दिया गया है। मतलब ये कि अंबाला एयरफोर्स स्टेशन के 3 किलोमीटर के दायरे में ड्रोन नहीं उड़ाया जा सकता। अगर ऐसा होता है तो ड्रोन उड़ाने वाले शख्स के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी। वहीं एयरफोर्स बेस के चारों तरफ सुरक्षा के कड़े बंदोबस्त कर दिए गए हैं। मतलब यही है कि 7000 किलोमीटर की दूरी तय करके भारत आने वाले राफाल लड़ाकू विमानों के स्वागत और सुरक्षा को लेकर कड़े प्रबंध किए गए हैं। जो सिक्योरिटी जोन है उसमें ना तो ड्रोन को उड़ना अलाउड है, ना उड़ाना अलाउड है, ना फोटोग्राफी अलाउड है। ये आर्मी और एयरफोर्स दोनों की तरफ से पहले भी चिट्ठियां जा रही हैं और डिस्ट्रिक्ट प्रशासन की तरफ से भी है। अंबाला एयरफोर्स स्टेशन शुरू से ही भारतीय वायुसेना का एक अहम सैन्य ठिकाना रहा है। रणनीतिक और सामरिक नजरिए से अंबाला एयरफोर्स स्टेशन भारतीय वायुसेना का उत्तर भारत में सबसे महत्वपूर्ण एयरबेस। तो अब देखिए कुछ ही मिनट का और इंतजार और उसके बाद राफाल विमान जो है वो अंबाला एयरबेस पर उतर जाएगा। तो जिस घड़ी का एक तरीके से कहें तो लंबे वक्त से इंतजार था, हर कोई इस पल के लिए वेट कर रहा था कि कब राफाल विमान जो है वो भारत आएगा, कब राफाल विमान भारत आएगा। तो भारत अब आ चुका है राफाल विमान, धरती पे बस लैंड करना है। वायु सीमा में राफाल की एंट्री हो चुकी है और खुद एयर चीफ मार्शल जो हैं वो भी अंबाला एयरबेस पर पहुंचे हैं वहां स्वागत करने के लिए। तो अब बस चंद मिनट का इंतजार है और आसमान का सिकंदर कहा जाता है इस लड़ाकू विमान को। अत्याधुनिक मिसाइलों से लैस मारक क्षमता इसकी बहुत ही शानदार, और इस राफाल लड़ाकू विमान की एंट्री भारत की वायु सीमा में तो हो चुकी है और कुछ ही देर में लैंड भी राफाल करने वाला है।
ਜਾ ਰਹੇ ਨੇ ਕੁਝ ਹੀ ਸਮੇਂ ਦਾ ਇੰਤਜ਼ਾਰ ਹੈ ਜਾਂ ਤੁਸੀਂ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਹੋ 10 ਤੋਂ 15 ਮਿੰਟ ਦਾ ਇੰਤਜ਼ਾਰ ਹੈ ਜੋ ਸਾਨੂੰ ਜਾਣਕਾਰੀ ਮਿਲ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿ ਇੰਡੀਅਨ ਸਰਜ਼ਮੀ ਤੇ ਹੋਣਗੇ ਰਾਫੇਲ ਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅਸੀਂ ਉਮੀਦ ਕਰਾਂਗੇ ਕਿ ਉਸ ਦੀਆਂ ਵੀ ਤਸਵੀਰਾਂ ਸਾਡੇ ਦਰਸ਼ਕਾਂ ਤੱਕ ਜਲਦ ਤੋਂ ਜਲਦ ਪਹੁੰਚ ਸਕਣ। ਪਰਮਿੰਦਰ। तो राफाल जो है वो बस 15 मिनट का और इंतजार बताया जा रहा है कि 15 मिनट का और इंतजार है और 15 मिनट के बाद राफाल जो है वो लैंड करेगा। अब देखिए रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने भी एक तस्वीर जो है वो ट्वीट किया है उन्होंने। द बर्ड्स हैव एंटर्ड द इंडियन एयर स्पेस, हैप्पी लैंडिंग इन अंबाला। तो यह ट्वीट किया है रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने। वही तस्वीर जो इस वक्त हम आपको दिखा रहे थे, तो उस तस्वीर को ट्वीट किया है रक्षा मंत्री ने, रक्षा मंत्री के कार्यालय ने, माफ कीजिएगा, रक्षा मंत्रालय की तरफ से यह ट्वीट किया गया है और इसमें लिखा गया है कि द बर्ड्स हैव एंटर्ड इन द इंडियन एयर स्पेस, हैप्पी लैंडिंग इन अंबाला। तो जो जानकारी इस वक्त निकल करके सामने आ रही है, थोड़ा सा और इंतजार, महज 10 से 15 मिनट का, और उसके बाद ये विमान जो हैं वो भारत की सरजमी पर उतर जाएंगे। बीजेपी के राष्ट्रीय प्रवक्ता संबित पात्रा ने भी एक ट्वीट किया है जिसमें उन्होंने लिखा है कि वो आ गया हमारा रफाल, #थैंक यू मोदी। तो लगातार ट्वीट्स का दौर जो है वो चल रहा है, अपने अपने तरफ से सभी लोग ट्वीट करके वेलकम कर रहे हैं राफाल का, क्योंकि एक ऐतिहासिक पल है ये जब राफाल की एंट्री भारतीय वायुसीमा में हुई और भारत की सरजमी पर कुछ ही देर में ये उतरने वाला है। इससे पहले आपको बता दें कि INS कोलकाता ने वेलकम किया था जैसे ही हिंद महासागर में भारतीय वायुसीमा में एंट्री हुई थी राफाल की, वैसे ही। और उसके बाद रक्षा मंत्रालय की तरफ से एक ट्वीट किया गया, बीजेपी के राष्ट्रीय प्रवक्ता ने एक ट्वीट किया है और कुछ ही मिनट का और इंतजार है जिसके बाद वो पल आ जाएगा। और ये तस्वीरें देखिए हम आपको दिखा रहे हैं, यही वो तस्वीर है जो रक्षा मंत्रालय की तरफ से तो ये देखिए तस्वीरें जो हैं वो हम आपको लगातार दिखा रहे हैं। बस एक कहें तो रोमांचक पल भी है, एक ऐतिहासिक पल भी है जब राफाल की एंट्री हुई है। अब देखिए रक्षा मंत्रालय की तरफ से एक और ट्वीट किया गया है जिसमें यह भी लिखा गया है कि द 5 राफाल्स एस्कॉर्टेड बाय 02 Su-30 MKI एज दे इंटर द इंडियन एयर स्पेस, यानी सुखोई 30 जो है वो एस्कॉर्ट भी कर रहा है। तो ये जो तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं, ये 7 विमान आपको दिख रहे हैं जिसमें दोनों किनारे पे सुखोई 30 है और बीच में 5 वो राफाल, जिसकी एंट्री भारत की वायु सीमा में जैसे हुई है उसके बाद से सुखोई 30 MKI जो है वो स्कॉट करते हुए अब अंबाला तक इन सभी 5 विमानों को लेकर पहुंच रहे हैं। अब देखिए ग्राफिक्स के जरिए हम आपको यह भी समझाने की कोशिश कर रहे हैं कि किसमें कितना है दम। राफाल और F-16 इन दोनों में क्या अंतर है, यह सारी चीजें ग्राफिक्स के जरिए हम आपको दिखाने की कोशिश कर रहे हैं। रडार सिस्टम जो है वो राफाल का कितना मजबूत है और F-16 का कितना है, तो यह अंतर देख करके आप अंदाजा लगा सकते हैं कि इसे आसमान का सिकंदर क्यों कहा जा रहा है और हम इसे सिंघम क्यों कह रहे हैं। जो मिसाइलों की रेंज है वो भी आप देख सकते हैं, राफाल की लगभग 300 किलोमीटर तक है और F-16 की महज 100 किलोमीटर।
अधिकतम ऊंचाई पर जो उड़ान की जो क्षमता है वो रफाल की ज्यादा है और एयर में भी नजर आएगा। हालांकि इंतजार यही है, आधिकारिक तौर पर हम लोगों ने कई बार कोशिश की पूछने की कि एक्चुअल टाइम लैंडिंग का क्या है, तो चूंकि एक ऑपरेशन के तहत जो है हर चीजें एक्ट किया जाता है, तो उसी के तहत जो है अभी फिलहाल कुछ भी बताया नहीं जा रहा है कि किस वक्त जो है लैंड करना है। लेकिन ये है कि भारतीय सीमा वायु सीमा क्षेत्र में वो एंटर कर चुका है। बाकायदा 2 Su-30 जो है उसको एस्कॉर्ट करके लेके आ रहे हैं और उम्मीद यही जताई जा रही है कि जल्दी जो है वो अंबाला के एयरबेस पर लैंड करेंगे। चूंकि लगातार ये कहा जा रहा था कि मौसम जो है वो खराब होने की वजह से जो है इसकी जगह बदल सकती है, अलग अलग जो है किसी भी एयरफोर्स स्टेशन पर उतारा जा सकता है भारत में। लेकिन चूंकि यहाँ वेदर ठीक है, बारिश बिल्कुल नहीं हुई है, मौसम जरूर थोड़ा सा खराब था, रनवे जो है बिल्कुल सूखा हुआ है, किसी तरीके का पानी वहां पे नहीं है। चूंकि डर सिर्फ इसी बात का रहता है कि जब भी, क्योंकि एयरक्राफ्ट ऐसे हैं जो कि किसी भी मौसम में बेहतर तरीके से फ्लाई कर सकते हैं, लेकिन जब रनवे के ऊपर पानी होता है तो ऐसे में किसी भी एयरक्राफ्ट को लैंडिंग के टाइम पे स्किड होने का खतरा रहता है। इसी वजह से जो है कोशिश यही की जाती है कि जब तक वेदर पूरा प्रॉपर ठीक ना हो तब तक जो है। बिल्कुल सौरभ, और आपको मैं पहले ये भी बता दूं, तो देखिए ये तो अब ऑलमोस्ट कंफर्म है कि अंबाला में ही लैंडिंग होगी, क्योंकि मौसम को लेकर के जो थोड़ी बहुत आशंकाएं थी वो खत्म हो गई हैं, क्योंकि अंबाला में मौसम जो है वो बिल्कुल ठीक है, बिल्कुल मुफीद है और यही वजह है कि अंबाला में ही लैंडिंग होगी। एग्जैक्ट टाइम को लेकर के जो जानकारी है वो फिलहाल नहीं दी गई है, लेकिन बस चंद मिनट का इंतजार, क्योंकि आप देखें कि तस्वीर जो ट्वीट किया गया है रक्षा मंत्रालय की तरफ से, तो रक्षा मंत्रालय की तरफ से जो फोटोग्राफ और वीडियो जो ट्वीट किया गया है उसमें यह दिखाया गया है कि सुखोई 30 MKI जो है वो एस्कॉर्ट करते हुए इन 5 राफाल को अंबाला तक ला रहा है। और एक बात और यह भी है कि राफाल का मरुधरा से भी एक खास कनेक्शन है। राफाल को भारत लाने वाली पायलट की टीम में मरुधरा का भी एक लाल शामिल है। ये हैं विंग कमांडर अभिषेक त्रिपाठी। जालौर शहर के ब्रह्मपुरी के रहने वाले विंग कमांडर अभिषेक त्रिपाठी आज राफाल को लेकर अंबाला एयरबेस पहुंचने वाले हैं। अभिषेक की इस उपलब्धि पर उनके परिवार वाले बेहद खुश हैं। राफाल को उड़ाने वाले अभिषेक को लेकर पूरे जालौर शहर में खुशी का माहौल है। अभिषेक के मित्र, रिश्तेदार, पड़ोसी और जालौर वासी अभिषेक की यादों को सोशल मीडिया पर भी शेयर कर रहे हैं। तो अब देखिए कि कितना खास हो जाता है, कितना अहम हो जाता है कि इस ऐतिहासिक पल का गवाह अगर आपके घर का, आपके राज्य का, आपके शहर का विंग कमांडर बनता है तो यह अपने आप में बहुत बड़ी बात हो जाती है। और यही वजह है कि अभिषेक त्रिपाठी जो कि जालौर के रहने वाले हैं, अब लोग उनसे जुड़ी यादें जो हैं वो साझा कर रहे हैं, क्योंकि इस ऐतिहासिक पल का गवाह जो हैं वो अभिषेक त्रिपाठी खुद बन रहे हैं, क्योंकि वो उन 5 पायलट्स में से एक हैं जो फ्रांस से राफाल को लेकर पहुंच रहे हैं अंबाला। अब देखिए अपने अपने तरीके से लोग जो हैं उनके फोटोग्राफ्स, उनके वीडियोस, उनसे जुड़ी हुई यादें जो हैं वो सभी सोशल मीडिया पर साझा कर रहे हैं। जालोरवासी, राजस्थान के जो लोग हैं वो सभी साझा कर रहे हैं, क्योंकि बेहद अहम हो जाता है, बेहद खास हो जाता है ये पल जब आपके घर का लड़का, आपके गांव का लड़का, आपके शहर का लड़का, आपके राज्य का लड़का इस तरीके के पल का गवाह बने। और बस चंद मिनट का इंतजार है और उसके बाद राफाल की लैंडिंग हो जाएगी अंबाला में। और ग्राफिक्स के जरिए हम आपको यह भी समझाने की कोशिश कर रहे हैं कि राफाल को लेकर के चीजें क्या हैं, क्या अंतर है अभी तक के जो एयरक्राफ्ट हैं दूसरे देशों के पास और राफाल जो अब हिंदुस्तान के पास भी है। फ्रांस से 5 राफाल विमान की डिलीवरी हुई, जिसे लेकर के 27 जुलाई को 5 भारतीय पायलट्स वहां से रवाना हुए और अबू धाबी में कल वो रुके और उसके बाद आज वो पहुंच रहे हैं अंबाला। के आने से हमारे देश की जो सैन्य क्षमता है
इसमें बहुत ज़्यादा विकास होने वाला है और दुश्मनों के लिए ये बहुत घातक सिद्ध होने वाला है। जालोर का जाया जन्मा अभिषेक त्रिपाठी, जो कि विंग कमांडर के पद पर कार्यरत और आज फ्रांस से राफेल लेकर आ रहे हैं उड़ा करके। बड़ी गौरव, उनका जोश, उनका जुनून, उनका जज्बा तारीफ काबिल है और हम सभी जालोर के वासी खुशियां। अब देखिए जालोर के जो लोग हैं वो कितने खुश हैं, और होना भी चाहिए, क्यों ना हो। जब मौका ऐसा हो कि पूरे देश ही नहीं बल्कि आज कहें तो ये जो पल है इसको निहार रहा होगा पूरा हिंदुस्तान, तो निहार ही रहा है, पूरी दुनिया इस पर नजरें गराए हुए बैठी होगी, क्योंकि राफेल बेहद ही खास है हर मायने में। और जो अंतर है वो साफ दिखाता है कि राफेल को लेकर इतनी उत्सुकता, इतना क्रेज क्यों है, क्या क्या खूबियां हैं राफेल की, वो भी हम आपको बता रहे हैं कि क्यों बेहद खास हो जाता है राफेल। और यही वजह है कि हमने आपको बाइट भी सुनाया कि जो जालोर के लोग हैं वो कितने खुश हैं, क्योंकि एक विंग कमांडर अभिषेक त्रिपाठी जो कि जालोर के रहने वाले हैं, जालोर में पले बढ़े और उसके बाद विंग कमांडर के तौर पर वो काम कर रहे हैं एयरफोर्स में। और इससे ज्यादा समय नहीं लगेगा, लगभग इतना ही समय लगेगा कि जब राफेल की एंट्री देश में हो जाएगी और कहिए कि अंबाला में वो लैंड होने के लिए तैयार होंगे। और इस समय मैं आपको यही अपडेट दे रहा हूं कि आसमान में हमें कुछ हलचल जरूर सुनाई दे रही है। एक दो हेलीकॉप्टर भी हमें नजर आए थे कि यहां पर जो उड़ान भरते हुए एक तरफ से दूसरी तरफ जाते हुए नजर आए थे। हालांकि जो राफेल का इंतजार अभी भी बाकी है राज, ज्यादा इंतजार नहीं है, लेकिन फिर भी वो कहते हैं कि सुबह का इंतजार इतना नहीं लग रहा था, 2, 4, 5 मिनट 10 मिनट का इंतजार शायद बहुत लंबा लग रहा है। लेकिन उम्मीद करेंगे कि वो जल्द सबसे पहले तस्वीरें न्यूज़ 18 के जरिए अपने दर्शकों को हम दिखा पाए। राज, तो देखिए ये जो वाकई में ऐसा लगता है कि जब चीजें बहुत करीब आ गई हैं और उसके बाद 1 मिनट 2 मिनट का इंतजार जो है वो भी बहुत लंबा लगने लगता है। सर्च किया जा रहा है, देखा जा रहा है। और सबसे बड़ी बात है कि यहाँ पे जो इलाका है, क्योंकि एयरबेस के चारों तरफ इतना रिहाइश इलाका है और ऐसे में यहाँ पे जो लोग कूड़ा फेंकते हैं जिसकी वजह से बर्ड्स बहुत ज्यादा होते हैं, तो बर्ड हिट का खतरा बहुत ज्यादा होता है। और यही वजह है कि लगातार जो है अंदर बिल्कुल देखिए अभी फिलहाल जो है थोड़ी देर पहले ही जो है एयरबेस के चारों तरफ जो है एक हेलीकॉप्टर जो है वो उड़ रहा था, वो पूरी रेकी जो है एयरबेस के चारों तरफ की कर रहा है। लगातार सुबह से इस तरीके की रेकी हो रही है। सबसे बड़ी समस्या ये होती है किसी भी एयरबेस में, खासतौर पे कि जो एयरबेस इस वक्त भारत में है वो अमूमन चारों तरफ से रिहाइश से घिरे हुए हैं। ऐसे में वहां पे बर्ड हिट का खतरा सबसे ज्यादा होता है। उसी को ध्यान में रखते हुए जो है पूरी तरह से पहले ही ये इस बात के मैसेज दे दिए गए थे एयरफोर्स की तरफ से कि जो जिस दिन ये एयरक्राफ्ट उतरेगा उससे पहले जो है लोग जो है कूड़ा और इस तरीके की चीजें सड़कों पर ना फेंके, ताकि जिसकी वजह से जो है जो वहां पे जो है बर्ड ज्यादा इकट्ठे ना हो। क्योंकि सबसे बड़ा लैंडिंग के दौरान इस तरीके की चीजें हम लोगों ने देखी है कि किस तरीके से लैंडिंग के दौरान जो है कुछ हादसे आते होते हैं, बर्ड हिट का केस आते हैं। तो ऐसे में इसकी पूरी तरीके से जो तो अब देखिए हमारे सहयोगी लगातार वहां बने हुए हैं और वहां से पल पल का अपडेट जो है वो भी पहुंचा रहे हैं कि किस तरीके से वहां पे तैयारियां की गई हैं, और साथ ही साथ एग्जैक्ट टाइम को लेकर के जो है वो थोड़ी सी जानकारी उपलब्ध नहीं करवाई गई है, लेकिन हलचल वहां जरूर बढ़ गया है, क्योंकि जो जानकारी मिल पा रही है उसके अनुसार बस चंद मिनट का और इंतजार है। अब देखिए ये जो हम किसी और तरफ से जाना पड़ रहा है, बिल्कुल नहीं। आज एक ही बात है पूरे देश की कि आज अगर देश को ये मजबूती मिल रही है तो हम पूरे देश के वासी भी देश के साथ खड़े हैं। लेकिन आपको ये भी बताऊं कि अपडेट का हम जो जिक्र कर रहे हैं, क्योंकि इंडियन एयरफोर्स के अधिकारी अभी तक हमारे साथ कोई सीधा संपर्क करने के लिए नहीं आए हैं, कोई बातचीत करने के लिए नहीं आए हैं। लेकिन जिस तरह से हमें बुलाया गया और कहा गया कि आप एक पॉइंट पर रुकिए, उसके बाद आगे जाके बैरिकेडिंग की गई है, और उस बैरिकेडिंग की मैं जिक्र करूं कि वहां पर भी सुरक्षा को बहुत बढ़ा दिया गया। तो वो एक साफ तौर पर इशारा है कि अगले आधे घंटे में हो सकता है कि ब्रीफिंग के लिए हमें अंदर बुलाया जाए और कहा जाए कि ठीक है हम आपको बता रहे हैं कि किस तरह से लैंडिंग हुई है, किस तरह से वो एंटर हुआ, कौन कौन उसमें आया है। हो सकता है कि जो वहां के जो पायलट्स हैं उनसे भी रूबरू करवाया जाए, कुछ तस्वीरें उनकी रिलीज की जाएं। लेकिन एक हलचल सी एक
कह सकते हो आप पिछले 5-10 मिनट में जरूर हमें दिख रही है, आसमान में भी और यहां पर भी लगातार मूवमेंट एकदम से बढ़ी है। कुछ गाड़ियां आ रही हैं, कुछ गाड़ियां जा रही हैं, बड़े बड़े अधिकारी हमें नजर आ रहे हैं एयरफोर्स के और इंडियन मिलिट्री के। तो हम यही जिक्र कर रहे हैं, आसमान की तरफ हर किसी की नजरें, आमतौर पर हम आसमान की तरफ देखते हैं कि चलो बारिश की मौसम के लिए, लेकिन आसमान की तरफ इस समय नजरें हैं कि कब हमें राफेल नजर आ रहा है। हालांकि ये भी कंफर्म नहीं है कि इसी रूट पे होगा या दूसरे रूट से निकलकर लैंड कर लेता है, कि कौन से रनवे पे होगा। ये पुलिस के बड़े अधिकारियों को मैं बार बार जिक्र कर रहा हूं कि हम सुबह से बड़े अधिकारियों के साथ, जो अंबाला पुलिस के, हरियाणा पुलिस के अधिकारी हैं, डीएसपी से हमारी बात हुई, उन्होंने भी कहा कि इसके बारे में हमें कोई जानकारी नहीं है कि कहां पर लैंड होगा, कौन से रनवे पे लैंड होगा, अंदर कितने बजे लैंड होगा, किस रूट से आएगा, किस दिशा से आएगा, कहां से दिखेगा या कहां से नहीं दिखेगा। ये सिर्फ इंडियन एयरफोर्स के ही अधिकारियों तक सीमित है, इसको बाहर नहीं आने दिया जा रहा। इसलिए आप कह सकते हैं कि जो इंफॉर्मेशन बाहर आ रही है वो थोड़ी थोड़ी देर में, या कहिए कि बिल्कुल छनकर जितनी रिवील की जाती है उतनी इंफॉर्मेशन ये भी बाहर आ रही है। और जो मैं पहले भी जिक्र कर रहा था राज की, ये दिल्ली से ज्यादा इंफॉर्मेशन है यहां पर संपर्क होने की बजाय, क्योंकि रक्षा मंत्रालय की तरफ से ये ट्वीट किया गया है, जो आप भी विजुअल दिखा रहे हैं, जो इंडियन टेरिटरी में जो दाखिल हुए हैं राफेल, और 2 सुखोई भी उनके साथ हैं, 5 राफेल और 2 सुखोई, तो वो भी जो विजुअल्स थे वो रक्षा मंत्रालय की तरफ से ट्वीट किए गए हैं। और वही बात की, दिल्ली से वो सारी इंफॉर्मेशन को रिवील किया जा रहा है, वो बताया जा रहा है देशवासियों को। थोड़ा सा इंतजार और करना होगा, बेसब्री से इंतजार हम भी कर रहे हैं। हम आप तक हर अपडेट पहले पहुंचाएंगे, ये हमारा वादा जरूर है। राज, बिल्कुल, तो एक एक अपडेट जो है वो सबसे पहले न्यूज 18 के जरिए आप तक पहुंचाएंगे। और हमारे सहयोगी देखिए लगातार वहां पे बने हुए हैं, जो जानकारी इस वक्त वो दे रहे थे उसके हिसाब से हो सकता है अगले 5 से 10 मिनट में उन्हें अंदर बुला करके कुछ चीजें जो हैं वो ब्रीफ भी की जा सकती हैं। और ये जो तस्वीर इस वक्त आपके टीवी स्क्रीन पर है, ये एक छोटा सा वीडियो है जो ट्वीट किया गया है रक्षा मंत्रालय की तरफ से, जिसमें आपको 7 एयरक्राफ्ट हैं वो दिखाई दे रहे हैं। इन 7 में से 5 जो हैं वो राफाल हैं और 2 जो हैं वो एस्कॉर्ट करते हुए सुखोई। तो कुछ मिनट का एक तरीके से कहें तो इंतजार है। और जो हमारे सहयोगी लगातार ये कह रहे थे कि अगर आप सुबह से इंतजार कर रहे थे, आपको वक्त पता है कि 2-2:30 बजे के आसपास लैंडिंग होनी है, तो आप इंतजार करते हैं, चलो ठीक है 2-2:30 बज जाएंगे। लेकिन 2 बजे के बाद जैसे घड़ी की सुई आगे बढ़ी है, ऐसा लग रहा है कि ये इंतजार जो है वो 1-2 मिनट का इंतजार भी काफी लंबा लगता है। और वही चीज वाकई में पूरे देश के लिए हो रहा है, क्योंकि हर कोई इस वक्त जो अंबाला में नहीं है उसकी निगाहें जो है वो टीवी स्क्रीन पर हैं। अंबाला एयरबेस के आसपास जो लोग हैं वो अपने घरों की छतों पर जरूर निहार रहे होंगे कि कब इसकी लैंडिंग होगी, लेकिन पूरे देश की निगाहें जो हैं वो इस वक्त टीवी स्क्रीन पर हैं। और न्यूज 18 आपको सबसे पहले वो तस्वीरें पहुंचा रहा है जो इस वक्त सामने आ रही हैं। यह तस्वीर सामने आ रही है जो इस वक्त हम आपको दिखा रहे हैं, ट्वीट किया गया है रक्षा मंत्रालय की तरफ से, जिसमें लिखा गया है कि क्योंकि एयरक्राफ्ट जो है वो 7 दिखाई दे रहे हैं और 5 राफेल जो हैं वो पहुंचे हैं देश में, तो ऐसे में ट्वीट किया गया है, द 5 राफाल्स एस्कॉर्टेड बाय 02 Su-30 MKIs as they enter the Indian airspace @IMF_MCC। इसके अलावा एक और ट्वीट इससे पहले किया गया है जिसमें 4 फोटोग्राफ्स हैं रक्षा मंत्रालय की तरफ से। द बर्ड्स हैव एंटर्ड द इंडियन एयर स्पेस, हैप्पी लैंडिंग इन अंबाला। तो ये ट्वीट जो है वो रक्षा मंत्रालय की तरफ से 2 बैक टू बैक ट्वीट किए गए हैं। और एक 17 सेकेंड का वीडियो जो इस वक्त हम आपको दिखा रहे हैं वो भी ट्वीट किया गया है। और कुछ ही मिनट का इंतजार है जब ये फाइटर प्लेन्स जो हैं वो लैंड करेंगे। अभी ये बताया जा रहा है कि 15 मिनट के बाद ये अंबाला एयरबेस पर लैंड करेंगे। पूरी तैयारी वहां पर हो चुकी है पहले से ही, इस लिहाज से कि जब ये विमान यहां पर लैंड करेंगे तो क्या एहतियाती कदम उठाने चाहिए, उसी को लेकर धारा 144 की भी बात सामने आई कि वहां लगा दी गई। और साथ ही साथ लोगों से कहा गया कि घरों पर कि छतों पर ना रहें, फोटो वहां से ना खींचें। लेकिन ये जो तस्वीर आप देख रहे हैं इसमें आपको संख्या थोड़ी ज्यादा जरूर लग रही होगी, क्योंकि 5 इसमें राफेल विमान है और 2
इनको गार्ड करते हुए, इनके आगे बढ़ते हुए आपको सुखोई 30 विमान इस वक्त नजर आ रहे होंगे तस्वीरों में, और ये विक्ट्री साइन के साथ आगे बढ़ते हुए नजर आ रहे हैं। और एक तरीके से ये जवाब है चीन को, पाकिस्तान को, कि अब आंख उठाकर देखने के लिए 100 बार इन देशों को जरूर सोचना होगा, क्योंकि ऐसे ही भारतीय वायुसेना का जो बेड़ा है वो स्ट्रांग होता जा रहा है। 36 रफाल विमान आने, जिनमें से पहली खेप जो है वो 5 रफाल विमानों की अब से थोड़ी देर में भारत की जमीन पर लैंड कर जाएगी। जे सिंह जी, ये जो वक्त है, ये जो टाइमिंग है, ये कितने महत्वपूर्ण तरीके से आप देख रहे हैं? हालांकि पहले से ही तय था, लेकिन चीन की जो गुस्ताखी है उसको जरूर जवाब होगा। जी हाँ, बिल्कुल। इसमें मैं ये कहना चाहता हूं कि एक चीज हमें सबको समझनी चाहिए कि ये एक बहुत ही सिक्योरिटी सेंसिटिव ऐतिहासिक मौका है, क्योंकि इतिहास रचा जा रहा है। दूसरा, इनका यहां पे लैंड होना एक बहुत ही देश के लिए सिग्निफिकेंट है। और जे सिंह जी, मैं आपको एक सेकंड रोक रही हूँ, बस ये तस्वीरें जल्दी से बता दूं। अंबाला में इंतजार जरूर हो रहा है, इसी बीच वहां पर तैयारियों का जायजा लिया जा रहा है। एक हेलीकॉप्टर वहां पर राउंड लगाता हुआ नजर आ रहा है, फिलहाल जो तस्वीरें हम देख रहे हैं। जे सिंह जी, अपनी बात कंटिन्यू कीजिए। हाँ जी, तो मैं ये कह रहा था कि ये तो एक सिक्योरिटी सेंसिटिव इशू है। दूसरा, ये हमारे इतिहास को, हमारे इस मौके को देखा जाए, टाइमिंग को देखा जाए तो बहुत सिग्निफिकेंट है, क्योंकि जहाज जो हैं वो आम नहीं हैं। उनको 2 दूसरे जहाज जो हैं वो हमारे इंडियन स्पेस के अंदर शैफटिंग जिसे कहते हैं, शैफट मीन्स आप ठीक कह रहे हैं, गार्ड करके लेके आ रहे हैं। और साथ में हमें ये नहीं भूलना चाहिए कि ये एक सीक्रेट होता है। ये ऐसे हम एग्जैक्ट टाइम जो है वो पहले अनाउंस नहीं कर सकते। ये भी एक ऐसा, क्योंकि हमारे जो दुश्मन है वो मेरे ख्याल के अंदर परसों से, जब से जहाज उड़े हैं, वो सोए नहीं होंगे। वो इमरान खान और उसकी जितनी फौज है वो तो बिस्तर के अंदर भी सो नहीं पाए होंगे कि ये क्या हो रहा है हिंदुस्तान के अंदर। और जे सिंह जी, उनको ये भी खतरा था कि पीओके कहीं उनसे न छिन जाए। जी हाँ, और साथ में हमने देखा है कि अभी ईरान ने जो हाथ मिलाया है, आज ही सुबह खबर चल रही थी कि वो जो यूएई में एयरफोर्स बेस था, दाफरा क्या नाम है उसका, उसके अंदर भी वो ईरान ने कुछ मिसाइलें मारी, जो CNN न्यूज एजेंसी ने शो की। तो हमको सभी ओवरऑल देखना पड़ता है। तो मैं समझ रहा हूं कि ये जो एयरफोर्स हमारे लीडरशिप है, जो ऊपर लोग हैं, बहुत ही मैच्योर्ड और बहुत ही विजडम के साथ इसको हैंडल कर रहे हैं। और ये जो इसके उतरने का जो टाइम है वो कोई फिक्स नहीं कर सकते, क्योंकि जैसे हालात हो रहे हैं हमारे देश के अंदर और हमारे पड़ोसियों की जो इंटेंशंस हैं, जो उनकी जो जैसा उनका रिकॉर्ड है, वो बहुत ही हमें। जे सिंह जी, मैं आ रही हूँ, जल्दी से रुख संदीप का कर लेते हैं। संदीप, क्या तस्वीर है वहां पर? देखिए, अभी जिस तरीके की स्थिति है, अभी हेलीकॉप्टर जो है उसके जरिए पूरे एयरबेस के चारों तरफ जो है लगातार रेकी की जा रही है। और हम लोगों ने कुछ साउंड सुने हैं, जो फायर क्रैकर्स का इस्तेमाल किया जाता है रनवे के आसपास। जब रनवे के आसपास बर्ड्स दिखते हैं, यानी कि चिड़िया पक्षी नजर आते हैं, तब उनको जो है फायर क्रैकर का इस्तेमाल करके जो उनको हटाया जाता है, यानी कि लैंडिंग से पहले की प्रिपरेशन इसको कहा जाता है। जब भी लैंडिंग की पहले प्रिपरेशन होती है, उसमें सबसे पहले उस जगह को देखा जाता है जहां पे काफी चिड़ियाएं होती है, क्योंकि बर्ड हिट का खतरा सबसे ज्यादा होता है लैंडिंग के दौरान। और ऐसे में ये सुनिश्चित कर लेना चाहते हैं कि जो लैंडिंग हो बिल्कुल सेफ सिक्योर लैंडिंग हो। इसीलिए अभी थोड़ी देर पहले हम लोगों ने कुछ जो है फायर शॉट्स भी सुने हैं, जो कि फायर क्रैकर के जरिए शॉट्स शुरू किए जाते हैं, जिससे कि चिड़िया को रनवे के आसपास से भगाया जाता है, हटाया जाता है। तो अभी वो प्रोसेस शुरू है, यानी कि जो लैंडिंग का प्रोसेस है उसको जो है अब शुरू कर दिया गया है। जो काउंटडाउन है वो अभी शुरू है। रनवे के आसपास जितने भी बर्ड्स हैं उनको हटाया जा रहा है, ताकि वो उड़ान भरते हुए रनवे पे ना आ जाए। जब लैंडिंग कर रहे हैं उस दौरान किसी तरीके की दिक्कतें ना हो, जिसके मद्देनजर जो इस वक्त जो है अभी कार्रवाई जो है वो जारी है। एसओपी जो है किसी भी एयरक्राफ्ट को लैंड कराने की, उस पर वो जो है लगातार चल रही है। और उसी के मद्देनजर जो है अभी हम लोगों ने थोड़ी देर पहले जो है कुछ फायर शॉट सुने थे, जो कि फायर क्रैकर होते हैं, जो कि रनवे के आसपास जो चिड़िया होती है, बर्ड्स होते हैं,
जब भी एयरक्राफ्ट जो है अप्रोच एरिया से होते हुए रनवे तक पहुंचता है उस दौरान जो है काफी खतरा होता है। इसी वजह से जो है अभी फायर क्रैकर्स की आवाजें भी जो है आ रही हैं, तो यानी कि ये कह सकते हैं कि प्रिपरेशन जो है वो अब एकदम अपने अंतिम स्टेज पर है। रफाल के फाइटर के लैंडिंग से पहले की सारी तैयारियां लगभग पूरी की जा चुकी हैं। विनोद जी, जो ये बदलाव भी हुए हैं, कुछ बदलाव भी इस लिहाज से हुए क्योंकि वो भारत को मिलने वाले हैं ये रफाल विमान, इसमें चाहे हेलमेट माउंटेड डिस्प्ले हो, इसकी बात हो, रडार वार्निंग रिसीवर की बात हो, ये सब जो लगाए गए हैं, इसको आप किस लिहाज से देख रहे हैं? क्या ये ज्यादातर विमान में होते हैं या सिर्फ रफाल में इसको स्पेशली लगाया गया है? विनोद जी, तो शायद विनोद जी तक आवाज नहीं पहुंच रही, यही सवाल मेरा आपसे जे सिंह जी। देखिए, ये जो जैसे आप इजरायली माउंटेड हेलमेट की बात कर रहे हैं, जैसे मैं पहले कह रहा था कि ये जहाज की एक खासियत है, इसके अंदर जो है जहाज के पायलट के एफिशिएंसी को बढ़ाने के लिए भी जो सोच गई है इसके अंदर वो फैक्टरिंग की गई है, क्योंकि जो जहाज को उड़ाने वाला होता है, मैन बिहाइंड द मशीन, उसकी सुविधा के लिए ऐसी जो डाटा जो आप ही खुद बता रही थी कि वो इतने सिस्टम्स जो हैं उनको हैंडल करने की जो क्षमता है वो बढ़ जाती है पायलट की। तो ये एक बहुत ही जरूरी चीज होती है, क्योंकि जब आप इतना सोफिस्टिकेटेड वेपन सिस्टम्स लाते हैं उसके साथ कॉरस्पॉन्डिंगली उसके मैच करता हुआ आपके पास उसको फायर करने की भी क्षमता चाहिए, क्योंकि ये नहीं, दोनों चीजें मिसमैच नहीं कर सकती। क्योंकि अगर इतना जैसे एयर टू एयर मिसाइल्स है, एयर टू ग्राउंड मिसाइल्स हैं, और उसके अंदर जो रडार सिस्टम है, डिटेक्शन सिस्टम है, उसको दूसरे एनिमी जहाज को पकड़ने की क्षमता जो रखता है, कम्युनिकेशंस हैं और नेविगेशन, क्योंकि ये BVRs कहलाती है, बियॉन्ड विजुअल रेंज। क्योंकि दुश्मन को जहाज नजर नहीं आता, सिर्फ उसके ऊपर मिसाइलें पड़ती नजर आती हैं, उसको वही नजर आता है, जहाज छोड़ के ये। लेकिन फिलहाल तो यहाँ पर जो नजरें टिकी हुई हैं अंबाला एयरबेस पर, उन विमानों की तलाश के लिए कि आखिरकार कब लैंडिंग होगी। रुक कर लेते संदीप का। संदीप, 15 मिनट का वक्त भी तकरीबन पूरा हो गया है। बिल्कुल, देखिए अभी आप अपनी तस्वीरों में अपने थोड़ी देर पहले देखा कि किस तरीके से एक हेलीकॉप्टर जो लगातार उड़ान भर रहा है, और अभी जिस तरीके की प्रिपरेशन सुनी है हम लोगों ने, क्योंकि लैंडिंग से पहले जो है बर्ड हिट का खतरा जो है वो ना हो, इसके लिए जितने भी बर्ड्स हैं उनको रनवे के आसपास से हटाया जा रहा है। जो भी रनवे के आसपास उड़ान भर रहे हैं उनको जो है फायर ब्रेकर के आवाज से जो है उनको दूर किया जा रहा है। तो यानी कि अभी लैंडिंग की जो फाइनल काउंटडाउन है वो अभी चल रहा है और प्रिपरेशन ऑलमोस्ट पूरी हो चुकी है। लगातार जो है हेलीकॉप्टर से निगरानी की जा रही है पूरे एयरबेस की, और उसके बाद किसी भी वक्त जो है एयरक्राफ्ट जो है लैंड करेगा, क्योंकि जो ETA यानी कि एस्टिमेट टाइम ऑफ अराइवल जो है वो लगातार बदल रहा है, चेंज हो रहा है। पहले रिवाइज टाइम पहले 2 बजे बताया गया था, फिर 2:10 फिर 15 मिनट आगे किया गया। तो अब कहा जा रहा है कि 3 बजे से पहले लैंडिंग जो है हो जाएगी, क्योंकि इस तरीके से लगातार रिवाइज हो रहा है टाइमिंग। और ये जो खबरें जो हमारे पास आ रही हैं वो बिल्कुल इस बात का ये बात बता रही है कि किस तरीके से पूरी तरीके से मॉनिटरिंग की जा रही है, एक एक स्टेप को जो है मॉनिटरिंग किया जा रहा है। एयरक्राफ्ट किस स्पीड से जो है इस तरफ आ रहे हैं, किस कहां तक जो है वो पहुंचे हैं अभी तक, तो पूरी तरह से अभी निगरानी रखी जा रही है। और लैंडिंग एक सेफ लैंडिंग हो, एक सिक्योर लैंडिंग हो, उसको देखते हुए जो है अभी पूरी तैयारी जो है उस पूरे इलाके में की जा चुकी है। बिल्कुल जे सिंह जी, इंतजार बस कुछ पलों का और बचा है। ये बताया जा रहा है 3 बजे से पहले ये रफाल विमान जो है वो लैंड कर जाएंगे। लेकिन इस बीच ये भी एक सवाल कि जो ये खेप है, 36 रफाल विमान आने वाले हैं जो 2021 तक आ जाएंगे, क्या यही केवल काफी है? क्योंकि वायुसेना के भी बड़े अधिकारी ये कह चुके हैं कि अभी और ताकत बढ़ाने की जरूरत है वायुसेना की। नहीं, देखिए, इससे पहले मैं आपका जवाब दूं, ये जो बात चल रही है अभी जहाज और बर्ड हिट की, उसके ऊपर मैं एक छोटी सी बात बताना चाहता हूं आपके दर्शकों को या आपकी चैनल के थ्रू, कि ये जो
जो रिहायशी इलाका है उसके अंदर बहुत कूड़ा करकट होता है, और जो ये बर्ड्स होते हैं, जो खास करके ईले, ईगल्स, बाज वगैरह होते हैं, बड़े जो बर्ड्स होते हैं, वो वहां खाने के लिए आते हैं और फिर वो एयरपोर्ट के ऊपर से उड़ते हैं। तो साथ में ये जो बर्ड्स होते हैं, ये इनका नेचर देखी जाए तो इनका डोमेन है ये एरियल। तो जब ये कोई जहाज वगैरह देखते हैं तो कभी कभी उसको गिराने के लिए ये उसके अंदर टक्कर मारते हैं, आ जाके उसके हिट करते हैं आके सीधा, क्योंकि ये इनका निशाना तो कभी चूकता नहीं है ना। जहाज जितनी मर्जी तेज हो, ये भी अपनी एक नेचुरल बात होती है। तो इसीलिए ये जो हेलीकॉप्टर घूम रहे हैं, क्रैकर की बात चल रही है, वो ये है कि इस इलाके के ऊपर जरूर बर्ड्स होंगे, उनको हटाने की पूरी कोशिश क्लियरेंस के लिए है, क्योंकि यहां पे ये जो लैंडिंग है ये ऐतिहासिक है। दुनिया के सभी कैमरे इसके ऊपर लगे हुए हैं, फोकस में हैं, तो कोई भी ऐसी घटना ना हो, कोई बर्ड जैसी, उसको ध्यान में रखते हुए ये एक्स्ट्रा प्रिकॉशंस ली जा रही हैं। और दूसरी बात जो आपने मेरे से पूछी है कि ताकत बढ़ाने की, ताकत तो अभी अगर हमारे पास पूरे स्क्वाड्रन्स आ जाएंगे, पूरे जो हमारा एग्रीमेंट हुआ है राफेल्स का, वो 126 जो है उसके आजू बाजू हुआ है। अभी तो 5 हैं, जब दूसरे जहाज आ जाएंगे, 36 पहले जो आ रहे हैं, उनके आने से तो एक ताकत बढ़ जाएगी, इसमें कोई शक नहीं। क्योंकि जैसे मैं पहले से कह रहा हूं कि ये एयर डोमिनेंस की क्वेश्चन है। हम अपने स्काइज को, अपने साउथ ईस्ट एशिया के अंदर अगर दूसरी एयरफोर्स की ताकत को देखा जाए तो हम डोमिनेट करेंगे। और साथ में अगर इसके अंदर दूसरे सिस्टम्स देखें, जैसे S-400 की बात चल रही है और हम ले रहे हैं, वो डिफेंस, एयर डिफेंस को बढ़ाने के लिए कि अगर कोई दुश्मन का जहाज है तो उसको कैसे गिराना है हमने अपने, तो वो आ जाएंगे। तो इस पे कोई दो राय नहीं कि हम एक बहुत शक्तिशाली सुपर पावर अपने एरिया के अंदर हो जाएंगे, और हम चाइना जैसे देश को आंख से आंख दिखाने के जी, जो एक तुलनात्मक दृष्टि से भी मैंने एक सवाल आपके सामने रखा था, अगर हम चीन के विमान J-20 के साथ इसको अगर तुलनात्मक दृष्टि से देखें तो एक विमान की ज्यादा खूबी क्या है? क्योंकि अगर मारक क्षमता की बात करें तो 300 किलोमीटर रफाल की भी है, 300 किलोमीटर J-20 की भी है। हाँ, स्पीड जरूर ये 2200 किलोमीटर प्रति घंटे की रफाल की जरूर है और J-20 की 2100 किलोमीटर प्रति घंटा है। कि एक होता है रेट ऑफ क्लाइंब, कि जहाज कितनी जल्दी जो है वो हाइट पे जाता है। क्योंकि जब जहाज आपस में डॉग फाइट करते हैं, एरियल फाइट होती है दोनों, जैसे हमने वो जब हमारा मिशन मिग बाइसॉन जो कि अभिनंदन चला रहा था, उस टाइम हमारा F-16 जो था पाकिस्तानी, वो उसके साथ डॉग फाइट हुई थी, वो भी जिसे कहते हैं पूरी LOC के ऊपर। और वो डॉग फाइट के अंदर एक दूसरे को पीछे पड़ना पड़ता है ताकि दूसरे जहाज को अपनी रेंज में लेके, फोकस में लेके उसके ऊपर को मिसाइल फायर की जाए, जब कोई अटैक किया जाए तो उसको गिरा दिया जाए। तो ऐसे में रेट ऑफ क्लाइंब, कितनी जल्दी आप एकदम ऊपर निकल जाते हैं, साइडों पे निकल जाते हैं, तो ये बहुत जरूरी होता है। इस जहाज का रेट ऑफ क्लाइंब बहुत बढ़िया है, उसका इतना रेट ऑफ क्लाइंब नहीं है, और तेजी बराबर की है, रेंज इसकी ज्यादा बढ़ जाती है, उसकी रेंज नहीं है कोई। हम तो जैसे आपने देखा होगा कि वो 300 किलोमीटर हम ईस्टर्न सेक्टर लद्दाख और अक्षय चिन्ह जैसे इलाकों से अंबाला से ही देख सकते हैं। और अगर कोई बात ईस्ट लद्दाख में होती है और तिब्बत के जो उनके अपने एयरपोर्ट्स बना रखे, एयरफोर्स चाइनीज एयरफोर्स बेसिस हैं उनके ऊपर, तो हम बड़े आसानी से ये एरिया को इफेक्टिवली एंगेज कर सकते हैं। बिल्कुल, देखिए वक्त 3 बजे के करीब हो चुका है। संदीप का रुख चल लेते हैं। सर, मैं आपको रोक रही हूँ। संदीप, फिलहाल वहां पर क्या तस्वीरें देख रहे हैं? थोड़ी देर पहले तो हम देख रहे थे कि हेलीकॉप्टर जरूर ऊपर आसमान में घूम रहा था, अभी फिलहाल क्या तैयारी और कितनी देर में लैंडिंग की उम्मीद?
देखिए, अब इंतजार जो है वो अब जल्दी खत्म होने वाला है। लगातार जो है टाइमिंग जरूर चेंज हो रही थी। पहले भी जब वहां से उड़ान भरी थी अल-दफरा एयरबेस से 11:40 के आसपास उड़ान भरी थी, यानी कि जो समय 10 से 11 के बीच में था वो लेट हुआ, यानी कि वहां से उड़ान भरने में उनको समय लगा। और उसके बाद जो है यहाँ पे जो एस्टिमेटेड टाइम दिया गया था 2 बजे तक जो है उसको लैंड करना है, उसी हिसाब से वो आगे भी बढ़ा है। और इसी वजह से लगातार स्पीड के हिसाब से जो है यहाँ पे ETA तय किया जा रहा है कि किस वक्त एयरक्राफ्ट आएगा। लेकिन पहले 2 बजे बताया गया था, फिर 2:10 पे। अब उन्होंने कहा कि 3 बजे के से पहले जो है लैंड हो जाना चाहिए। लेकिन अभी तक जिस तरीके की सूरत हाल है यहाँ पे, अभी तक सिर्फ और सिर्फ हेलीकॉप्टर्स जो हैं वो इधर उधर जो है फ्लाई कर रहे हैं और पूरी निगरानी कर रहे हैं एयरबेस के चारों तरफ। साथ ही क्योंकि जैसे मैंने आपको बताया कि सुबह जो है सुरक्षा के लिहाज से ये जो 10 बजे पहले शुरू होना था कि अबू धाबी से ये जो विमान है 10 बजे ये उड़ान भरेंगे, जिस पर डिले हुआ, जिसको आप बता रहे हैं 11:40 पर से वहां पर उड़ान भरी गई। ये 2 बजे का जो वक्त तय किया गया था पहले, वो क्या 10 बजे के हिसाब से था या 11:40 के हिसाब से? अगर 11:40 या 10 बजे के हिसाब से था तब तो और वक्त लग सकता है। नहीं, देखिए 10 से 11 के बीच में वहां से फ्लाई होना था, लेकिन जिस तरीके की स्थितियां कल बनी वहां पे, शायद उसकी वजह से जो है समय डिले हुआ। लेकिन जो अगर टाइमिंग दिया जाता तो वो मेकअप कर लिया जाता है आराम से, क्योंकि अगर हम लोग एयर रिफ्यूलर की बात करें, पहले जो है फ्रांस से जो है अबू धाबी तक फ्रेंच एयरफोर्स की तरफ से एयर रिफ्यूलर था। भारतीय वायुसेना के पास 8 एयर रिफ्यूलर है IL-78, जो कि मौका पड़ने पर कहीं पे भी जाके उनको रिफ्यूल कर सकते हैं। तो ऐसे में ये कहना कि जो ETA जो दिया गया था उससे डिले हो रहा है और आगे लेट होगा, फाइटर एयरक्राफ्ट जो अपनी स्पीड को और बढ़ा के जो है उस टाइम को मेकअप कर सकते हैं। लेकिन अब ये देखना होगा कि जो SOPs अभी फिलहाल इस्तेमाल में लाई जा रही है एयरफोर्स की तरफ से, उस प्लेन को एस्कॉर्ट करके लाया जा रहा है। अब चूंकि थोड़ा सा इंतजार और करना पड़ेगा कि किस वक्त जो है एयरक्राफ्ट अंबाला में पहुंचता है। लेकिन जो ETA जो था एस्टिमेटेड टाइम ऑफ अराइवल, यानी महत्वपूर्ण चीज जो आप बता रहे हैं संदीप, वो ये कि कुछ वक्त जब उड़ान अबू धाबी से भर रहा 10 से 11 बजे का वक्त बताया गया था, लेकिन कुछ वक्त वहां लगा। 11:40 पर अबू धाबी से इन विमानों ने उड़ान भरी, इसलिए जो टाइम है वो ज्यादा हो गया, क्योंकि 2:10 बताया जा रहा था, लेकिन देखते देखते अब देखिए 3 बजे का वक्त हो गया है। और अब ये कहा जा रहा है कुछ ही पल में, जी हां, बस कुछ पल का और इंतजार, और ये रफाल विमान जो है वो भारत की जमीन पर लैंड कर जाएंगे। लेकिन ये 2 तस्वीरें जो आ रही हैं फिलहाल आसमान में, ये रफाल आपको नजर आ रहे होंगे, इनके साथ 2 सुखोई 30 विमान भी आपको नजर आ रहे होंगे जो कि गार्ड करते हुए इनको लेकर आ रहे हैं साथ में। और इसी के साथ अंबाला में पूरी तैयारी चाक चौबंद है। वहां पर हेलीकॉप्टर की मदद से वहां चक्कर लगाते हुए स्थिति का जायजा भी लिया जा रहा है। पूरी तरीके से चाक चौबंद यहां पर व्यवस्था। संदीप, अगर आपकी किसी अधिकारी से बात हुई हो, कोई जानकारी आपके पास हुई हो कि क्या ये जो लेट फ्लाई किया अबू धाबी से, क्या इसी की वजह से ये डिले हो रहा है, ये लेट हो रहा है, या कोई और वजह भी है? मार्शल अनिल खोसला जो देखिए, जब भी कोई टाइमिंग सेट की जाती है किसी भी एयरबेस से वापस आने की, यानी कि अगर हम लोग बात करें अबू धाबी से भारत में आने के लिए तकरीबन 4 से 5 घंटे की फ्लाइट होती है, एक पर्टिकुलर स्पीड, एक पर्टिकुलर हाइट के हिसाब से। लेकिन जब वहां से पहले ही डिले हुआ है, 11:40 पे वहां से उड़े हैं, तो ऐसा नहीं है कि जो पहले की स्पीड जो थी, जिस स्पीड से पहले आना था उसी स्पीड से अब भी आ रहे होंगे। उनको अपनी टाइमिंग को मेकअप करना है, और रफाल में इतनी काबिलियत है कि वो अपनी टाइमिंग को बहुत आसानी से मेकअप कर सकता है, क्योंकि पूरे रास्ते में जो है अलग अलग तरीके के एनवायरमेंट से गुजरना पड़ा, अरेबियन सी के ऊपर से आना पड़ा, क्योंकि जिस तरीके से पहले ही ये आशंका जताई जा रही थी कि हो सकता है कि अरेबियन सी के ऊपर किसी भी तरीके की जो है मौसम में बदलाव होगा, तो ये एयरक्राफ्ट वापस भी जाके अल-दफरा जो एयरबेस है वहां पे भी जा सकते हैं। तो कई सारे ऐसे कंटिजेंसी प्लान जो है वो पहले से ही तैयार किए गए थे मौसम को ध्यान में रखते हुए। लेकिन ये नहीं है कि अगर 11:40 पे वहां से फ्लाई हुआ तो वो उसी स्पीड से उड़ते हुए आएगा और 2:30 पे जो टाइमिंग दिया गया है उस तक नहीं पहुंच पाएगा। हो सकता है किसी ऑपरेशनल प्रिपेयरनेस की वजह से या ऑपरेशनल वजहों की वजह से जो है अभी टाइम लग रहा है, लेकिन ये जरूर बताया गया था हम लोगों को कि 2 बजे पहले समय दिया गया था, फिर 2:10 हुआ, उसके बाद लगातार जो है ये टाइम रिवाइज हो रहा है। तो अभी सारी वक्त लगातार बढ़ता जा रहा है, क्योंकि 2:10 का वक्त था, फिर ये बताया गया कि 2:30 बजे तक, फिर 2:45 तक, अब 3 बज चुके हैं, लेकिन अभी भी इंतजार बना का बना हुआ है। देखिए, इसमें ये आता है कि ये जहाज वहां पे किस लोकल टाइम से उड़े हैं, क्या हम अपने टाइम से
देख रहे हैं, क्योंकि अगर दुबई और इंडिया का टाइम देखा जाए तो इसमें कम से कम मेरे ख्याल में 2 घंटे का फर्क है, 1.5 आवर टू 2 आवर्स का डिफरेंस है। तो ये लोकल टाइम देखना पड़ेगा। अगर वहां पे जैसे कह रहे हैं कि 10:40 पे 10:40 पे उड़े हैं, तो इसका मतलब यहां पे टाइम जो था, अगर वहां का लोकल टाइम है तो यहां पे कम से कम 12 साढ़े 12 का टाइम होगा, क्योंकि 2 घंटे का फर्क है। क्योंकि जो सूरज है वो वेस्ट की तरफ जाता है ईस्ट से चढ़कर, तो वो टाइम जो है उस तरफ जो टाइम है वो कम होता है अगर देखा जाए तो। अभी वहां पे 1:30 बजा हुआ या 1 बजा हुआ, आई थिंक इट्स 1:30 देयर। सो ये जो डिफरेंस है उसको लेना, और साथ में हमें ये भी देखना चाहिए कि हम लोग कैलकुलेट उसकी स्पीड से करते हैं। क्रूज स्पीड पे आ रहा है, वो कॉम्बैट स्पीड पे नहीं उड़ा रहे, क्रूज जो सबसे इकोनॉमिकल स्पीड है उसके ऊपर आ रहे हैं। दूसरी बात, रास्ते में आपने रिफ्यूलिंग करनी है, उसके अंदर जो फ्यूलर है, जो जहाज इसको फ्यूल देता है, जैसे IL-78 है वो देता है इसको, उसकी स्पीड कम होगी तो उसके हिसाब से एडजस्ट किया होगा उन्होंने, क्योंकि फ्यूल लेना है। तो ये इसको रिप्लेनिशमेंट कहते हैं, एरियल रिप्लेनिशमेंट। हवा में के अंदर एक जहाज से दूसरे जहाज को फ्यूल करना, छोटे फाइटर जहाज को, उसके अंदर टाइम का आप बिल्कुल नहीं कह सकते कि इतने मिनट की होगी, क्योंकि जहाज को एडजस्ट करते हुए आगे पीछे टाइम लग जाता है। दूसरी बात ये कि जैसे मैं कहता है इसके अंदर एक क्लासिफाइड सीक्रेट भी हो सकता है कि हम एग्जैक्ट टाइम नहीं शो करना चाहते कब उतरेंगे, तो इसमें कोई भी ऐसी बात नहीं है। क्योंकि मैंने कई चैनल्स में ये सुन रहा था कि वो पूछ रहे हैं कि क्यों इतनी फास्ट जहाज है, इतने लेट क्यों आ रहा है। अच्छा, दूसरी बात ये कि आप फ्लाइंग टाइम को देखिए कि जहाज को हवा में कितनी देर फ्लाइंग करनी पड़ेगी। जैसे यहां से हम इंग्लैंड जाते हैं तो 8 आवर्स फ्लाइंग टाइम होता है, और उसको फिर अगर कैलकुलेट करें कि भाई इंग्लैंड के अंदर क्या टाइम होगा पहुंचने के टाइम, अभी वहां से वो 10 बजे उड़ा है सुबह के, यहां पे तो पहले 12 साढ़े 12 हो चुके थे, तो अभी देखा जाए 3 बजे हैं तो 3 घंटे ही हुए हैं ना, अभी तो देखा जाए 2.5 घंटे 3 घंटे हुए हैं। तो ये जो कैलकुलेशन जो है इसकी पीछे भी कोई क्लासिफाइड सीक्रेट जांच से कहते हैं एक कवर होगा कि हम बिल्कुल नहीं बताना चाहते कि एग्जैक्ट टाइम कितने बजे उतरेगा यहाँ पे अम्बाला के अंदर, क्योंकि हालात ऐसे हैं, वॉलेटाइल हैं इस टाइम। सिचुएशन हमारे देश में इतनी बढ़िया नहीं है जैसे वो। जेजे सिंह जी, आप जैसा कह रहे हैं कि टाइम का कुछ अंतर हो सकता है कि वहां इंडिया के हिसाब से, वो भी मैं भी कंफर्म करती हूँ, संदीप हमारे साथ हैं, लेकिन इस बीच जरा ये 2 तस्वीरें हम देख लेते हैं। आसमान में ये रफाल आपको नजर आ रहे होंगे और 2 विमान और आपको नजर आ रहे होंगे। ये विमान दरअसल सुखोई 30 है जो गार्ड करते हुए इनको लेकर आ रहे हैं। वही आप दूसरी तस्वीर जो देख रहे हैं, अम्बाला में सबकी निगाहें वहां पर जो मौजूद है आसमान में है। हालांकि ये सिर्फ अम्बाला की तस्वीर नहीं है, देश में करोड़ों लोग जो हैं वो अभी टीवी खोलकर उनकी जो नजरें हैं वो आसमान की तरफ ही हैं, टीवी की स्क्रीन पर ही हैं, और इंतजार बस इस बात का कि जल्द से जल्द ये जो विमान है वो लैंड करे। हालांकि 3 बजे का वक्त बताया जा रहा था, 3 बज चुके हैं, और कितना इंतजार, बात करेंगे संदीप से। संदीप, आवाज अगर आप तक पहुंच रही हो, कितना और वक्त लगेगा, क्या जानकारी? जी, अपना एक बार देखिए, अभी उम्मीद यही की जा रही है कि जल्दी हम लोगों को आसमान में नजर आएंगे रफाल। हालांकि अभी तक जिस तरीके से खबरें आ रही हैं, जैसे कि मैंने पहले भी कहा कि एक फ्लाइंग वहां से लेट जरूर हुआ है, लेकिन उसका कोई असर जो है नहीं पड़ता। मेरा एक और सवाल है, उसी के साथ साथ इसका आंसर भी कर दीजिएगा। यहाँ पर जेजे सिंह जी ये कह रहे हैं कि इंडियन टाइम के हिसाब से हो सकता है जो वक्त जो 11:40 बताया जा रहा है वो वक्त क्या इंडियन टाइम है? बिल्कुल, देखिए, जो वक्त दिया गया था वो 10 बजे से लेके 11 बजे के बीच, यानी भारतीय समय अनुसार 10 से 11 बजे के बीच में जो है उसको फ्लाई करना था। जैसे जब फ्रांस से फ्लाई किया था तब फ्रांस के टाइम के हिसाब से जो है 8 बजे जो है वहां से फ्लाई होना था, जो कि भारत के हिसाब से जो है 12:30 बजे के आसपास उसने फ्लाई किया था।
तो भारतीय समय अनुसार ही वहां से फ्लाई हुआ है। हालांकि डिले हुआ है 40 मिनट का, लेकिन वो कोई बहुत बड़ी चीज नहीं है, वो मेकअप आराम से एरियल डिस्टेंस में कर लिया जाता है। लेकिन मेन चीज ये है कि जब आप मिड एयर रिफ्यूल करते हैं तब आपको जो है, और रिफ्यूलर अगर आपके साथ मूव कर रहा है, तो ऐसे में आपकी स्पीड जो है, जो एक्चुअल स्पीड है, आप उसमें नहीं उड़ सकते हैं। क्योंकि अगर हम लोग एग्जांपल लेते हैं कि अगर किसी गाड़ी में अगर पेट्रोल स्पीड की गाड़ी है, उस आगे जाके पेट्रोल खत्म हो जाता है तो उसको वहां पे जाके पेट्रोल मिल सकता है। लेकिन एयर में जो है आपको हर चीज, हर एक सेकंड का इस्तेमाल करना पड़ेगा। रिफ्यूलिंग का बिल्कुल एकदम कह सकते हैं कोऑर्डिनेटेड एफर्ट से जो है रिफ्यूलिंग किया जाता है। ये नोटिस किया जाता है कि किस वक्त कितने एयरक्राफ्ट रिफ्यूल होंगे। जो IL-78 है उसमें लगातार जो है 2 फाइटर एयरक्राफ्ट तो एक साथ रिफ्यूलिंग हो सकता है, और जरूरत पड़े तो 3 भी जो है उससे रिफ्यूल हो सकते हैं। तो ऐसे में रिफ्यूलर की स्पीड जो है वो भी काफी हद तक निर्भर करती है कि आखिर कितने स्पीड से जो रिफ्यूलर उड़ रहा है। क्योंकि भारतीय वायुसेना में जो रफाल आने वाला है उसकी स्पीड काफी है, उसको इतना ज्यादा समय लगना नहीं चाहिए। लेकिन चूंकि वो साथ में रिफ्यूलर है और उसको जो है हमेशा उसके साथ ही उड़ना है। हालांकि अगर भारतीय एयर स्पेस में अगर रिफ्यूलर अगर एयरक्राफ्ट आ जाता है उसके बाद रिफ्यूल करना होता है, तो किसी भी दूसरे एयरबेस से जो है जो स्टैंड बाय पे जो रिफ्यूलर होंगे उनको भी भेजा जा सकता है। लेकिन अभी चूंकि जब भी कोई इस तरीके के नया एयरक्राफ्ट है तो वो हर तरीके के एक्सपेरिमेंट, हर तरीके की एक ड्रिल जो है, एक्सरसाइज जो है, उसके तहत इसको लेते हैं। हम ये कहेंगे कि जो रिफ्यूल जो हुआ है, एयर टू एयर रिफ्यूल हुआ है, वो भी एक एक्सरसाइज के तहत ही हुआ है। क्योंकि कितना और वक्त आपको लग रहा है, अभी कुछ अगर बात हुई हो आपकी आसमान में इस वक्त, क्या हलचल आप वहां पर देख रहे हैं? अंबाला एयरबेस पर ही आप मौजूद हैं, कितना और वक्त लग सकता है? देखिए, अभी थोड़ी देर पहले जो है एयरफोर्स के अधिकारी से मेरी बात हुई थी। मैंने उनसे पूछा था मैसेज करके कि क्या इस जो टाइमिंग, एक्चुअल टाइमिंग जो है आप बता सकते हैं? तो उन्होंने कहा कि अभी मैं इस चीज को रिवील नहीं कर सकता, लेकिन जल्दी जो है वो लैंड करेगा। तो हमें अब इस बात का ये हो गया कि का इंतजार अभी आप बता रहे हैं, और लेकिन ये ताकत जो हम दिखाने वाले हैं, ये जो ताकत बढ़ने वाली है हमारी वायुसेना की, उसके लिए कुछ वक्त का इंतजार भी बिल्कुल मुमकिन है, किया जा सकता है। और इसीलिए पूरा देश जो है इस वक्त इसी घड़ी का इंतजार कर रहा है कि अब कितनी जल्द ये जो 5 रफाल लड़ाकू विमान यानी पहली खेप जो है वो अंबाला एयरबेस पर लैंड करे। इस पर हमारी नजर रहेगी। संदीप हमारे साथ हैं अंबाला एयरबेस से ही, और इसके साथ जीजे सिंह भी हमारे साथ जुड़े हैं जो कि रक्षा विशेषज्ञ हैं। जीजे सिंह जी, यानी कुछ वक्त का अभी इंतजार और है, और जो टाइमिंग की बात आप कर रहे थे वो सही वक्त पर ही उड़ा है। अब आपको क्या लग रहा है कि क्यों, किन वजहों से ये जो थोड़ा डिले हुआ है, किन वजहों से आपको लग रहा है ये डिले हुआ होगा? देखिए, अगर वहां पे वो हमारे टाइम के मुताबिक, जब यहां पे 10:40 थे वहां से उड़ा है, तो फिर मैं समझता हूं कि ज्यादा टाइम जो लगा है वो एरियल रिफ्यूलिंग के अंदर हुआ, क्योंकि वो पहले भी फ्यूलिंग उसने की है जब हमारे फ्यूलर वहां इंडियन स्पेस के अंदर जाके मिले होंगे। और दूसरी सबसे जरूरी बात मैं पहले भी कह रहा था कि जहाज जब उड़ते हैं ये, क्योंकि ये ट्रांस कॉन्टिनेंटल क्रॉस कंट्री है, आ रहा है जहाज, तो ये अपनी फुल स्पीड पे नहीं उड़ेगा। ये जो मोस्ट इकोनॉमिकल स्पीड है जिसके साथ ज्यादा माइलेज मिलती है उसी पे उड़ेगा। और दूसरी के रिफ्यूलिंग के साथ जब ये सेट होता है जहाज रिफ्यूलर के साथ, तो उसमें कोई टाइम फिक्स नहीं कर सकते कि ये, क्योंकि मौसम, हवा का रुख, हवा का दबाव, और जिसे कहते हैं ड्राफ्ट, हम कहते हैं जहाज कभी नीचे एकदम आ जाता है, जब ऊपर चला जाता है, टर्बुलेंस। क्योंकि जैसे पिक्चरें हम देख रहे हैं वो तो पूरा आसमान मानसून का मौसम है, कितनी टर्बुलेंस आ रही होगी जहाजों को अगर वो उड़ रहे हैं, जब रिफ्यूलिंग कर रहे हैं स्लो स्पीड के ऊपर। तो ये जितने भी फैक्टर्स हैं ये डिले करेंगे, कोई आपको एस्टिमेटेड टाइम नहीं देंगे। हमने यहां तक देखा है कि आपकी जब नॉर्मल फ्लाइट लेते हैं, एयर फ्लाइट कमर्शियल लेते हैं, उसके अंदर भी आगे पीछे हो जाते हैं, क्योंकि हमने 5 जहाजों को लाना है, 5 को रिफ्यूल के लिए 5 रिफ्यूलर तो नहीं है वहां पे, उसमें तो मेरा ख्याल 1 या 2 ही रिफ्यूलर होंगे। तो ये सब चीजों को देखते हुए हमें समझना चाहिए कि ये जो इतनी डिले हो रही है बिल्कुल जायज है, क्योंकि इसके अंदर
कोई कंपल्शन है मौसम की वजह से, ना कि जहाजों की जो एफिशिएंसी है उड़ने की तेजी से उसमें है। क्योंकि एक तो अभी हम ये भी देख रहे हैं कि ये एक ऐतिहासिक लम्हा है। इसके ऊपर, इस मौके के ऊपर हम उनको पूरा सेफली उतारना चाहते हैं। दूसरा, रास्ते के अंदर जो मौसम हुआ है उसकी तो हमें ज्ञान नहीं है। और ये सीधी तस्वीरें आप टीवी स्क्रीन पर देख रहे हैं, ये उस वक्त की तस्वीरें जिस वक्त का इंतजार पूरा देश कर रहा है। 5 रफेल विमान, फिलहाल ये तस्वीरें आप देख रहे हैं, आसमान में इस वक्त सबकी नजरें और सबको जिस घड़ी का इंतजार था वो घड़ी इस वक्त आ चुकी है। और ये रफेल विमान उड़ते हुए, गरजते हुए आसमान में आपको साफ नजर आ रहे होंगे। और इसी घड़ी, इसी पल का इंतजार कब से पूरा देश, पूरा भारत देश कर रहा था। न्यूज 18 एक्सक्लूसिव तस्वीरें, ये रफेल विमान आप पहुंच चुके हैं अंबाला एयरबेस। संदीप हमारे साथ जुड़े हुए हैं। संदीप, उस घड़ी का जिसका इंतजार पूरा देश कर रहा था वो घड़ी आ गई, अब तस्वीरों में दिख रही है। बिल्कुल जी, बिल्कुल आप तस्वीरों में देख सकते हैं। लगातार जो है तीन एयरक्राफ्ट जो है रफाल के वो विंग फॉर्मेशन में आके जो है स्प्लिट हुए। उसके बाद उनके पीछे 2 एयरक्राफ्ट और थे। अभी आप टीवी स्क्रीन पे एक्सक्लूसिव आप देख सकते हैं कि वहां पे एक एयरक्राफ्ट जो है अभी अप्रोच एरिया से होते हुए सीधा लैंडिंग एयर स्ट्रिप पर पहुंच रहा है। ये कह सकते हैं कि काफी महत्वपूर्ण दृश्य भी है भारत के लिए, भारतीय वायुसेना के लिए, क्योंकि इसी एयरक्राफ्ट का इंतजार जो है लगातार किया जा रहा था। ठीक 3 बजे एयरक्राफ्ट जो है लैंड होने के लिए इस तरफ जो है एयरबेस के आसपास पहुंच गए हैं। और आप कह सकते हैं कि हमारे लिए भी एक बहुत रोमांच वाली बात है, क्योंकि अभी तक हम लोगों ने इसको सिर्फ तस्वीरों में देख रहे थे, इसको सिर्फ हम लोगों ने तस्वीरों में देखा था। अभी थोड़ी देर पहले कुछ एक्सक्लूसिव तस्वीरें भी हम लोगों ने दिखाई और अब जो है अंबाला के आसमान पर ये उड़ते हुए नजर आए हैं। तो ये एक कह सकते हैं कि काफी महत्वपूर्ण क्षण है, काफी महत्वपूर्ण लम्हा है भारतीय वायुसेना के लिए, भारत के लिए, और खास तौर पे कि उन दुश्मन देशों के लिए जो लगातार जो है भारत के खिलाफ जो है साजिशें रचते रहते हैं। अभी फिलहाल चीन की बात करें या पाकिस्तान की बात करें, इस अंबाला एयरबेस से रफाल उड़ान भर के दोनों देशों में पूरी तरीके से जो है उसको अप्रोच कर सकते हैं। फिलहाल जो है एयरक्राफ्ट जो है अपने लैंडिंग स्पेस की तरफ जा चुका है। हम लोगों ने देखा कि 3 एयरक्राफ्ट जो है वो एक साथ आए और स्प्लिट हुए यहाँ पे, और साथ में जो 2 एयरक्राफ्ट थे वो मनूवरिंग करते हुए पहुंचे और सीधा रनवे, जिस रनवे से उतरना है, जिस वे से, जैसे मैंने पहले कहा था कि नॉर्दर्न साइड से ही उतरेंगे, यही अप्रोच एरिया पे आके जो है इन्होंने जो है अपने आप को स्प्लिट किया और उसके बाद अब वो लैंडिंग के लिए एयर बेस पे जो है, एयर स्ट्रिप पे जो है पहुंच गए हैं। तो कह सकते हैं कि बहुत महत्वपूर्ण लम्हा है भारतीय वायुसेना के लिए, भारत के लिए, और ये हमारे लिए भी एक काफी कह सकते हैं कि महत्वपूर्ण क्षण है जब हम लोगों ने पहले रफाल 5 रफाल को जो है अंबाला में उतरते हुए देखा। सुबह से हम लोग लगातार जो है न्यूज 18 इंडिया इस खबर को जो है दिखा रहा था अपने दर्शकों को और कहा था कि जो एक्सक्लूसिव तस्वीरें हैं वो हम सबसे पहले अपने दर्शकों को दिखाएंगे। और उसी तर्ज पर जो है हम लोगों ने सबसे पहली तस्वीर जो है हम लोगों ने एयरक्राफ्ट की दिखाई। यहाँ पे विंग फॉर्मेशन, जैसा मैंने पहले कहा था कि विंग फॉर्मेशन से वो आएंगे और आने के बाद स्प्लिट होंगे। तो उसके बाद स्प्लिट होने के बाद जो है उन्होंने पूरा अपना एक राउंड लिया और उसके बाद जो है वो एयर स्ट्रिप की तरफ बढ़े हैं। उसके बाद साथ में जो 2 एयरक्राफ्ट थे वो जो है पीछे पीछे गए और उसके बाद फिर उन्होंने जो है जाके लैंडिंग के लिए अपना जो है प्रोसेस पूरा किया। तो कह सकते हैं कि इस वक्त हम लोग भले ही अंबाला एयरबेस के बाहर खड़े हैं, लेकिन अंदर जो है वो रोमांच जरूर नजर आ रहा होगा जब टचडाउन होगा, जब उसके व्हील्स जो है अंबाला एयरबेस, जो कि तकरीबन 100 साल पुराना एयरबेस है, भारत में सबसे पुराना एयरबेस है। 65 की लड़ाई में, 71 की लड़ाई में ये सबसे ज्यादा जो है मुसीबत का सबब बन रहा था पाकिस्तान के लिए भी, और यही वजह है कि सबसे ज्यादा टारगेट भी इसी बेस को किया था। और यही वजह है कि इस वक्त जो है इसको यहाँ पे रफाल का एक स्क्वाड्रन रखना ये बहुत जरूरी था। स्ट्रेटेजिकली रफाल के 2 स्क्वाड्रन हैं, एक हाशिमारा जो कि सीधे तौर पर जो है ईस्टर्न सेक्टर में चीन को जो है दबोचेगा, और वहीं जो है यहाँ पे अंबाला में जो है ये ना सिर्फ पाकिस्तान को बल्कि चाइना को भी पूरी तरीके से जो है अटैक कर सकता है।
खास बात यह है कि जैसे आपने पहले भी कई बार सवाल पूछा कि क्या इसकी तैनाती एलएसी पर होनी चाहिए या होगी, साफ बात यह है कि ये अंबाला से उड़ान भर के भी जो है ये तिब्बत में जितने भी चीन के एयरबेस है वो और पाकिस्तान की जितने भी एयरबेस है वो उन सबको अप्रोच कर सकता है आसानी से। और इसकी अगर पावर को और बढ़ाना है, इसकी ताकत क्षमता को और बढ़ाना है तो हो सकता है कि होम बेस से इसको उड़ाकर किसी ऑपरेशनल बेस, चाहे वो लद्दाख लेह हो या फिर श्रीनगर हो, वहां से भी ऑपरेट कराया जा सकता है। लेकिन अभी फिलहाल ये यहीं पर काफी मुफीद है दोनों दुश्मनों को जो है धूल चटाने के लिए। बिल्कुल संदीप, ये तस्वीरें आप देख रहे हैं, ऐतिहासिक लम्हा, ये तो अपनी आंखों से आपने देखा, टीवी के माध्यम से हम सब ने देखा, हिंदुस्तान की जमीन पर ये रक्षक रफाल पहुंच चुके हैं। संदीप, अभी क्या ये जो विमान है ये हवा में ही है या लैंड कर चुके हैं या लैंडिंग होनी है अब से थोड़ी देर में? देखिए, अभी लैंडिंग का प्रोसेस स्टार्ट है क्योंकि इन्होंने पूरा जो है एक सर्कल जो है पूरा लिया। बेसिकली क्या है, जिस तरफ से ये आए इनको जो रनवे जो है वो रनवे चूज करना पड़ा है नॉर्दर्न साइड, यानी कि जो रनवे यहां से लेके उधर पीछे आगे की तरफ जाता है। हालांकि ये एक ऐसा एयरबेस है जहां पे दोनों तरफ के रनवे से आप टेक ऑफ भी कर सकते हैं, लैंड भी कर सकते हैं, लेकिन नॉर्दर्न साइड इनको चुना गया है। नॉर्दर्न साइड से ये लोग जो है एंटर उन्होंने किया है और उम्मीद यही जताई जा रही है कि अब तक ये सारे लैंड होने के बाद जो है अपने टैक्सी वे से होते हुए सीधा ये उस जगह तक पहुंचे हैं जहां पे इनके सेरेमनी यानी कि इनके स्वागत की जो है तैयारी की गई है। और अभी जो खबर मिल रही है कि पांचों के पांचों एयरक्राफ्ट जो है वो सकुशल जो है लैंड कर चुके हैं। आगे की सेरेमनी जो है वो वाटर कैनन सल्यूट जो है वो बहुत ही विहंगम दृश्य होता है जब दोनों तरफ से फायर ब्रिगेड जो है वो वाटर कैनन चलाती है और उसके बीच में से जो है पानी के बीच में से जो है वो एयरक्राफ्ट निकलेंगे। तो ये काफी महत्वपूर्ण दृश्य है। हालांकि अभी उम्मीद जताई जा रही है कि एयरफोर्स की तरफ से ये तस्वीरें भी साझा की जाएंगी, लेकिन अभी की ब्रेकिंग खबर ये है कि अभी पांचों के पांचों एयरक्राफ्ट सही सलामत जो है लैंड कर चुके हैं यहाँ पे। और अभी एयर स्ट्रिप से लैंड करने के बाद अब ये धीरे धीरे टैक्सी वे से होते हुए उस टारमैक पर पहुंचेंगे जहां पे कि भारतीय वायुसेना प्रमुख जो है इनका इंतजार कर रहे हैं। बिल्कुल संदीप, तो ये ऐतिहासिक लम्हा जिसको इस वक्त हर कोई अपनी आंखों में कैद करना चाह रहा है कि ये जो रफेल विमान है जो आप समझिए भारतीय वायुसेना की ताकत अब बढ़ाएंगे। पहली खेप 5 रफेल विमान फिलहाल यहां अंबाला एयरबेस पर पहुंच चुके हैं जो कि 100 साल पुराना एयरबेस है। और यहां पर एक तरीके से कहें तो अब ये ताकत ये न सिर्फ चीन न सिर्फ पाकिस्तान, ये दुनिया भर में ये भारत की ताकत के तौर पर देखा जा रहा है। ये 2 कैमरों की नजरों से भी हम आपको दिखा रहे हैं। कैमरा 1 की तस्वीरें आप देखिए जहां पर जब गर्जना जो है इन विमानों की सुनाई दी थी और उसके बाद से ही आसमान का सीना चीरते हुए रफेल विमान आगे की तरफ बढ़े हैं। वही कैमरे नंबर 2 की तस्वीर आप देखिए जहां पर हवा में जब ये विमान उड़ रहे थे उनके साथ 2 सुखोई 30 विमान भी उस वक्त मौजूद थे। और काफी लंबा इंतजार, क्योंकि 2 बजे से पूरी देश जो है भारत देश वो इंतजार इस घड़ी का कर रहा था। आखिरकार वो घड़ी आंखों के सामने आई और हमने वो तस्वीरें भी देखी जब ये रफेल विमान हवा को चीरते हुए आगे बढ़ते हुए नजर आए हैं। संदीप, फिलहाल कितनी देर में लैंडिंग होगी? लैंड कर चुके हैं, अब आगे का प्रोसेस जो है वो शुरू हो रहा है। लैंडिंग होने के बाद से होते हुए टारमैक पर पहुंच रहे हैं जहां पे कि इनके ग्रैंड वेलकम की जो है तैयारी की जा रही है, सल्यूट की जो है यहाँ पे तैयारी की जा रही है। लेकिन इसकी बात हम लोग करें 17 स्क्वाड्रन जो इसको स्क्वाड्रन नंबर प्लेट दिया गया है, दरअसल ये काफी महत्वपूर्ण है। जब मिग 21 टाइप 96 एयरक्राफ्ट करगिल के दौरान यहाँ से उड़ान भर रहे थे, कश्मीर से उड़ान भर रहे थे, तब उसको जो कमांड कर रहे थे वो पूर्व वायुसेना प्रमुख थे BS धनोवा। वो जो है इस स्क्वाड्रन के उस वक्त जो है CO हुआ करते थे 17 स्क्वाड्रन के। और अब जो है जब वो पूरी तरीके से फेज आउट हो गए हैं उसके बाद अब ये रफाल को ये स्क्वाड्रन दिया गया है 17 स्क्वाड्रन गोल्डन एरो। और ये सीधे तौर पर ये दिखाता है कि जिस तरीके से जो पाकिस्तान को भारतीय चौकियों से जो मार के भगाया था और डेडलीस्ट जो है अटैक जो इस स्क्वाड्रन ने किया था, उसके बाद अब एक बार फिर से जो है अब वो नई शक्ल नई सूरत नए ताकत के साथ जो है रफाल के तर्ज पर जो है वही स्क्वाड्रन जो है अब अपने दुश्मनों को जो है मुंह तोड़ जवाब देने के लिए इस वक्त तैयार है। हालांकि पहले से ही ये
तय है कि अगस्त के दूसरे हफ्ते में जो है इसका आधिकारिक तौर पर जो है इंडक्शन होगा, इसकी जो स्क्वाड्रन है वो रेज होगी और उसके बाद जो है तब तक जो है ये जो बीच के 2 हफ्ते हैं उस 2 हफ्ते में एयरक्राफ्ट से संबंधित वो सारी चीजें जो हैं उस पर जो है नजर रखी जाएगी, क्योंकि अभी इस वक्त जो है अंदर फ्रांस दूतावास के अधिकारी भी मौजूद हैं। डसॉ एविएशन जिसका ये एयरक्राफ्ट है फ्रांस के, उनके अधिकारी यहाँ पे मौजूद हैं, टेक्निकल स्टाफ यहाँ पे मौजूद है और चूंकि लंबी फ्लाई करके ये लोग आ रहे हैं तो एक बार एयरक्राफ्ट उतरने के बाद रुकने के बाद जो है इसको टैक्सी करके जो है हैंगर तक ले जाया जाएगा। वहां पे इसके सारे जो है स्पेसिफिकेशंस चेक किए जाएंगे, सारी चीजें जो है जो भी अभी तक जो है नोटिंग की गई है वो चेक की जाएंगी। और क्योंकि ये इतनी दूर से उड़ान भर के आए हैं तो ये सोचिए कि अपने आप में ही एक एक्सरसाइज भी इनकी हो गई है, क्योंकि अभी तक जो है ये सिर्फ फ्रांस में उड़ान भर रहे थे, भारतीय सीमा में इन्होंने अभी तक उड़ान भरी नहीं थी। ऐसे में कई सारे ऐसे ड्रिल होते हैं, जब भी हम लोग देखते हैं कि एयरफोर्स की एक्सरसाइज होती है उसमें कई सारे ऐसे ड्रिल होते हैं जिसमें कि एयर टू एयर रिफ्यूलिंग, मिड एयर रिफ्यूलिंग, क्योंकि मिड एयर रिफ्यूलिंग जो है बहुत ही ज्यादा जटिल प्रक्रिया है और इसमें सटीक महारत हासिल होना बहुत जरूरी है। तो ऐसे में जब एयरक्राफ्ट फ्रांस से उड़े और उड़ते वक्त यहां तक पहुंचे तो बीच में 2 से 3 बार जो है रिफ्यूल हुआ है इसमें, और रिफ्यूल होने के दौरान जो है सुरक्षित जो है रिफ्यूलिंग हुई है। तो एक तरीके से इसकी कैपेबिलिटी जो है वो दिख गई है सामने, और जो ट्रेनिंग है खासतौर पर जो पायलट इसको अब उड़ाने वाले हैं, जो उनको उड़ा के लेके आ रहे हैं, वो लोग भी जो है अपने प्लेटफॉर्म, यानी कि जब IL-78 से उनको रिफ्यूल किया गया होगा, ये अपने प्लेटफॉर्म है। जब हम लोग आने वाले दिनों में कभी वॉर लाइक सिचुएशन में जाते हैं, लंबी सॉर्टीज के लिए जाते हैं, और ऐसे में जब मिड एयर रिफ्यूलिंग की जरूरत होती है तो ये एयरक्राफ्ट हम लोगों को जरूरत है। तो कह सकते हैं कि ये एयरक्राफ्ट वहां से यहां आने के बीच में भी अपने पूरी एक्सरसाइज को अंजाम देते आए हैं, और इसकी सारी डाटा डिटेलिंग वो सारी जो है अभी कंपाइल भी की जाएंगी। लेकिन उम्मीद यही जताई जा रही है कि थोड़ी देर में जो है यहाँ पे वो तस्वीरें भी हम लोग आपको दिखाएंगे, न्यूज 18 के दर्शकों को दिखाएंगे कि कैसे इसका ग्रैंड वेलकम हुआ अंबाला एयरफोर्स बेस पे। खुद वायुसेना प्रमुख यहाँ पे उनको रिसीव करने आए हैं, और कई गणमान्य अधिकारी जो है खासतौर पे की जो भारतीय वायुसेना के वो भी यहाँ मौजूद है, क्योंकि ये इतना बड़ा लम्हा है, कोई भी एयरफोर्स का अधिकारी कोई भी जो है इसको मिस नहीं करना चाहता। और इतने ताकतवर एयरक्राफ्ट को अगर आप रिसीव करने जा रहे हैं, एक सम्मान जो है ये देना बहुत जरूरी है, और उसी के तहत जो है सम्मान दिया भी जा रहा है। अगर हम लोग सिर्फ इस बेस की बात करते हैं, ये बेस बहुत ही महत्वपूर्ण है। मैं इस बेस पे जो है 2 साल पहले भी यहाँ पे आया था, और मैंने जब हम लोगों ने जब यहाँ पे बेस में देखा तो वहाँ पे उस वक्त जो है इसकी फैसिलिटी तैयार हो रही थी, क्योंकि अभी तक हमारे पास जो है रफाल जो है भारतीय रफाल एयरक्राफ्ट जो है भारतीय वायु में उड़ता हमने देखा है। लेकिन इससे पहले कई बार ऐसी एक्सरसाइज के दौरान भी जो है फिर रफाल जो है फ्रांस से उड़ान भर के जो है भारतीय एरिया में आए थे। आपको याद होगा कि मिराज 2000 का जो होम बेस है वो ग्वालियर में है, और ये मिराज 2000 वही एयरक्राफ्ट है जो कि वही डसॉ एविएशन ही बनाती है जिसने कि रफाल को बनाया है। ऐसे में ऑस्ट्रेलिया में एक बड़ी महत्वपूर्ण एक्सरसाइज हुई थी, उस एक्सरसाइज में ये रफाल जो है जब उड़ के गया था तो जाते वक्त भी जो है ये ओवरऑलिंग नाइट हॉल्ट के लिए ग्वालियर बेस पे रुका था, और उसके बाद जब एक्सरसाइज से वापस आ रहा था तब भी ये जो है इसी बेस पे रुका था। तो इसकी कह सकते हैं कि अब हमारे पास जो है 2 अलग अलग 2 बेस हो गए हैं जहां पे कि हम इसके देख रेख रख रखाव इसकी फैसिलिटी जो है पहले सिर्फ एक ही जगह थी जो कि ग्वालियर में था, और अब जो है अंबाला में भी इसका एक फैसिलिटी तैयार हो गई है। तो यानी कि अब कभी भी ओवरऑलिंग और साथ में की जो हमेशा रेडीनेस जो होती है एयरक्राफ्ट की वो ज्यादा होनी चाहिए, क्योंकि हम लोगों ने जब फ्रांस से इसका सौदा किया था तब हम लोगों ने इसको कहा, तब ये हम लोगों ने शर्त रखी थी कि कम से कम जो है 60% एयरक्राफ्ट जो है वो हमेशा रेडी होने चाहिए, रेडी टू कॉम्बैट होने चाहिए, क्योंकि कभी भी कोई एयरक्राफ्ट अगर फ्लाई करता है तो उसके बाद उसको मेंटेनेंस में जाना होता है, मेंटेनेंस के प्रॉपर सारे चेक्स होते हैं, एवियोनिक्स चेक्स होते हैं। तो ऐसे में जब किसी ऐसे मेंटेनेंस के लिए जाता है तो एक काफी लंबा समय जो है वो लग जाता है। ऐसे में जब डील साइन हुई थी तब ये कहा गया था कि हम लोगों को जो है एयरक्राफ्ट को इस तरीके से चाहिए कि वो कम से कम 60 से 70% जो है हमें हमेशा जो है वो ऑपरेशनलाइज रहे। ये नहीं कि 36 में से 18 जो है वो हमेशा क्या बोलते हैं फैसिलिटी में रहे दुरुस्त होने के लिए, बाकी 18 हम लोगों को 2 अलग अलग स्क्वाड्रन में मिले। तो ये सबसे पहले कहा गया था, ये पहली शर्त रखी गई थी, उसी के हिसाब से जो है ये सारी व्यवस्था की गई है। और अब मुझे उम्मीद है कि बहुत जल्दी जो है वो तस्वीरें भी सामने आएंगी जब रफाल के जो 5
5 रफाल जो लैंड हो चुके हैं, सही सलामत लैंड हो चुके हैं, उनका ग्रैंड वेलकम जो है अंदर हो रहा होगा। बिल्कुल, बहुत ही महत्वपूर्ण लम्हा ये, और एक तरीके से इसको अगर कहें तो ऐसा लम्हा जिसको हर भारतीय अपनी आंखों में कैद करना चाहेगा, और दुश्मन इस लम्हे को देखकर थर-थर कांपेगा जरूर, क्योंकि फिलहाल ये 5 रफेल यानी पहली खेप जो है वो पहुंच चुकी है। और इसकी अगर ताकत देखें तो उसकी ताकत को इस लिहाज से समझा जा सकता है कि इसमें हैमर मिसाइल है जो कि 60 से 70 किलोमीटर दूर से ही हमला करने की क्षमता रखता है। और उसी के साथ साथ कई ऐसे इसमें चेंजेस भी किए गए हैं, भारतीय रफेल में ऐसे कई बदलाव भी किए गए हैं जिससे इसको और ही बेहतरीन लड़ाकू विमान के तौर पर बनाया जा सके। हालांकि 17 गोल्डन एरोज स्क्वाड्रन रफेल उड़ाने वाली पहली स्क्वाड्रन है और अंबाला एयरबेस में इनकी तैनाती है। स्क्वाड्रन में पहले मिग 21 शामिल थे, सभी मिग 21 जो है वो रिटायर हो गए और मिग 21 की जगह ही अब ये रफेल लेगा। हालांकि इसमें कई मिसाइल लगाए गए हैं, मेटियोर, स्कैल्प, स्मॉट शैडो और हैमर, जिससे इसकी ताकत और ज्यादा बढ़ गई है। इसी के साथ साथ राजनाथ सिंह ने भी एक ट्वीट के माध्यम से ये बताया कि सेना के इतिहास में नए युग की ये शुरुआत हो चुकी है और उन्होंने ये भी जानकारी दी कि इसकी सुरक्षित लैंडिंग हुई है और वायुसेना की ताकत में क्रांतिकारी बढ़ोतरी होगी। राजनाथ सिंह का ये बयान भी सामने आया। ये ट्वीट के माध्यम से उन्होंने अपनी भावनाओं को जाहिर किया, यानी पूरा देश जो है वो इस वक्त इन तस्वीरों को देख रहा होगा। संदीप, बिल्कुल, देखिए जिस तरीके से कोरोना शुरू हुआ उसके बाद इस बात का अंदेशा हो रहा था कि क्या ये एयरक्राफ्ट टाइम से आ पाएंगे, क्योंकि लगातार जो है हर जगह की फैसिलिटी और फ्रांस में स्थिति जो हुई थी शुरुआती दौर में उससे लग रहा था कि ये जो है टाइमली जो है डिलीवर नहीं हो पाएंगे, लेकिन भारत को इसकी डिलीवरी टाइम पे चाहिए थी। खुद रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने, और ये सीधी तस्वीरें हम दिखा रहे हैं संदीप, इस वक्त ये विमान आपको आसमान में नजर जरूर आ रहे होंगे और इनकी गर्जना को अगर आप सुनेंगे तो समझ सकते हैं इस गर्जना से अब जो दुश्मन है वो थर-थर कांपेंगे। और इसलिए एक तरीके से इसको कहें तो भारतीय सेना में, वायुसेना में ये एक बड़ी उपलब्धि है, बड़ी ताकत अब मिल ही गई है एक तरीके से। आज ही अब इसकी लैंडिंग भी हो गई है क्योंकि सुरक्षित तरीके से इसकी लैंडिंग भी हुई है। पहली खेप ये 5 रफेल विमान लैंड हो चुके हैं और एक राजनाथ सिंह जैसा कह रहे हैं एक नए युग की ये शुरुआत है और रफेल की सफल लैंडिंग हुई और इसकी जानकारी राजनाथ सिंह ने भी दी। वायुसेना की निश्चित तौर पर इससे ताकत बढ़ेगी और ये बात हर कोई मान रहा है क्योंकि ऐसे जो विमान हैं वो विमान ना तो चीन के पास है और ना ही पाकिस्तान के पास है। हालांकि चीन के पास J-20 जरूर है, लेकिन उसकी स्पीड और उसकी अगर मारक क्षमता देखें तो वो इस लिहाज से रफेल बहुत आगे है। 300 किलोमीटर मारक क्षमता अगर रफेल की भी है और J-20 की भी मारक क्षमता 300 किलोमीटर है, लेकिन स्पीड जो है वो 2200 से ऊपर 2200 किलोमीटर प्रति घंटे से ज्यादा की इसकी स्पीड है। इसकी मल्टी रोल इसे विमान कहा जाता है। 3700 किलोमीटर की इसकी रेंज है। इसकी लंबाई जो है 15.30 मीटर की इसकी लंबाई है। इसकी ऊंचाई 5.30 मीटर की है और ये इस लिहाज से अगर आप समझिए तो ये कितना ताकतवर विमान है और इसमें कुछ बदलाव भी किए गए हैं। इसमें इजराइल हेलमेट माउंटेड डिस्प्ले लगे हैं, रडार वार्निंग रिसीवर लगाए गए हैं, डेटा रिकॉर्डिंग सिस्टम इसमें है ताकि अगर कोई हादसा, भगवान न करे कोई हादसा अगर कभी होता है तो उसका डेटा रिकॉर्डिंग का सिस्टम भी है ताकि समझा जा सके कि किन वजहों से ऐसा हुआ होगा, क्या दिक्कतें आई हैं। ट्रैकिंग सिस्टम है, इंफ्रारेड सर्च बदला गया है, नजदीकी लक्ष्य भेदने के लिए इसमें हैमर मिसाइल जो है वो लगाया गया है, यानी मिग 21 की जगह लेगा ये रफेल विमान। और बेहद ही महत्वपूर्ण और ऐतिहासिक लम्हा इस वक्त टीवी स्क्रीन पर आप देख रहे हैं। इसी बीच हमारे साथ एमजे विनोद जो कि रक्षा विशेषज्ञ हैं वो जुड़ चुके हैं। विनोद जी, आज सिर्फ और सिर्फ यही एक शब्द, यही एक सेंटेंस दिमाग में आ रहा है, दुश्मन का काल आ गया रफाल। बिल्कुल आ गया है और इसमें मेरे को खुशी इस बात की है कि चलो देर से आए दुरुस्त आए और अपने साथ बहुत अच्छे क्षमता लाए। सबसे मैं कहते कहते रह गया था जो हवा से जमीन मार वाला जो स्कैल्प एनजी मिसाइल है वो 500 किलोमीटर, तो 400 के जो चीनियों के 400 के साइड हैं और हम उससे दूर
से हवाई मार्ग तो 100 किलोमीटर दूर मारने वाली मीका मिसाइल अवेलेबल है, और मीका मिसाइल जो है ऑलरेडी हमारे पास सर वो भी अवेलेबल है। इसका मतलब हैमर आते ही हमारा 50 से 60 किलोमीटर की दूरी पे जो LAC पे उनके जो मार गिरा सकते हैं। तो एक 15 से 20 दिन मैक्सिमम 1 महीने में हमारा रफाल जो है तैयार हो जाए। बहुत महत्वपूर्ण बात है, और आप लोग लाइव इसका बिल्कुल जा रहे हैं, बहुत बिल्कुल, क्योंकि ये देखिए विनोद जी, ऐतिहासिक लम्हा है और इसे हर कोई अपनी नजरों में कैद करना चाहेगा। और जो गर्जना हमने सुनी, और उसी गर्जना का जिक्र विनोद जी अब से थोड़ी देर पहले भी हम कर रहे थे कि ये गर्जना जो है वो चीन और पाकिस्तान को भी सुनाई देगी। और इसलिए आपको क्या लगता है जो तनाव की स्थिति बनी हुई है LAC पर, वो कुछ कम होगी? चीन डरेगा थोड़ा, उसको लगेगा कि अब 5 रफाल विमान आ चुके हैं भारत में। विनोद जी, तो शायद उन तक आवाज नहीं पहुंच रही है, लेकिन ये तस्वीरें जो सामने आई हैं वो वाकई काफी लंबे वक्त तक ये जो है आपके जहन में रहेगा। संदीप हमारे साथ जुड़े हुए हैं, जिन्होंने ये तस्वीरें खुद अपनी आंखों से उस वक्त देखी, क्योंकि अंबाला एयरबेस पर ही वो इस वक्त मौजूद हैं। संदीप, आप क्योंकि वहीं पर मौजूद थे, ये तो हमने तस्वीरों के माध्यम से रफाल को देखा, टीवी पर देखा, आपने तो सामने से इन विमानों की गर्जना को अपने कानों से सुना होगा, इन तस्वीरों को अपनी आंखों से देखा होगा। वो ऐतिहासिक लम्हा, क्या कहेंगे आप? बिल्कुल, देखिए रफाल जब से साइन हुआ है, डील साइन हुई थी 2016 में, उसके बाद से मैं लगातार इसको कवर कर रहा हूं। लगातार जो है कई सारी कंट्रोवर्सीज हुई, मामला अदालत तक गया, लेकिन कभी भी इसके मारक क्षमता पर कभी सवाल नहीं किया किसी ने भी। ये कह सकते हैं कि प्रिपेयरमेंट की प्रोसेस को लेकर भले ही सवाल हुए, लेकिन वो गई बात हो गई है। अब उस पर चर्चा ना तो कोई करना चाहता है, लेकिन इतना जरूर है कि जिस तरह से हम लोग पिछले कुछ दिनों से लगातार रफाल की मारक क्षमता के बारे में बता रहे थे, आज जब आसमान पर उड़ रहे थे तो वाकई एक अच्छी सी फीलिंग हो रही थी देखते हुए कि इस एयरक्राफ्ट को, जिस पर हम लगातार जो है न्यूज 18 इंडिया अपने दर्शकों को बता रहा था, इसकी खामियों के बारे में, चाइना और पाकिस्तान की खामियों के बारे में, खूबियों के बारे में जो भारतीय वायुसेना की, उसके बारे में, कैसे जो है अंबाला में तैनात होकर भी उसको जो है पाकिस्तान और चीन को जो है पूरी तरीके। और ये तस्वीरें जरा देखिए इतने करीब से, तो ये पहली तस्वीर जो आप देख रहे हैं, और क्या स्पीड इसकी और गर्जना इसकी जो है वो आप सुन के महसूस कर सकते हैं कि कितना ताकतवर ये विमान है, और वायुसेना की ताकत इसी लिहाज से कितनी ज्यादा बढ़ेगी इसका अंदाजा भी आप लगा सकते हैं। और इसीलिए न सिर्फ यहाँ वायुसेना के जो बड़े बड़े अधिकारी हैं वो इस लम्हे का इंतजार कर रहे हैं, पूरा देश इस लम्हे का इंतजार कर रहा था, जो अब से थोड़ी देर पहले ही तस्वीरों के माध्यम से हमें दिखा है। ये तस्वीर जरा आप देखिए, ये है वो लड़ाकू विमान जिसका इंतजार पूरा देश कर रहा था पल के बिछाकर, क्योंकि यही है जो वायुसेना को और ताकत प्रदान करेगा, जिसके बाद जो हमारे दुश्मन देश हैं उनको हम पर नजर डालने से पहले 75 बार सोचना होगा। और ये अब पहली खेप 5 लड़ाकू विमान रफाल भारतीय जमीन पर पहुंच चुके हैं। अब सवाल ये भी उठ रहा था इस बीच की तैनाती कहां होगी? क्या चीन जिस तरीके की हरकतें कर रहा है LAC पर, क्या उस मद्देनजर इन विमानों की तैनाती वहां हो सकती है? हालांकि अभी इन पर कुछ भी तस्वीर साफ नहीं है, लेकिन ऐसी संभावना भी दिख रही है कि कुछ ही दिन बाद इनकी तैनाती भी तय कर दी जा सकती है। तो जिसके आगे कोई टिक नहीं पाता, खुला आसमान जिसका साम्राज्य है, जिसे देखते ही दुश्मन जो है वो थर-थर कांपने लगे, वो रफाल लड़ाकू विमान तस्वीरों में आप देख रहे हैं। और ये अब भारतीय सरजमी पर पहुंच चुका है, और इसी के साथ एक मैसेज भी पहुंच चुका है चीन और पाकिस्तान जैसे देशों को
कि भारत की ताकत वायुसेना के लिहाज से अब बहुत ज्यादा बढ़ गई है, इसलिए कोई भी गुस्ताखी करने से पहले अब 1000 बार सोचना जरूर पड़ेगा इन देशों को। इसी के साथ साथ ये ऐतिहासिक लम्हा लोगों ने अपनी आंखों से देखा नहीं, लेकिन एक्सक्लूसिव तस्वीर आप देख रहे हैं। सबसे पहले ये तस्वीरें हमने ही आपको दिखाई थी जब ये जो लड़ाकू विमान है ये एंटर किए थे। इससे पहले जैसे ही ये वायु सीमा में घुसे थे तब भी एक ऑडियो सामने आया था जिसमें हैप्पी लैंडिंग की बात कही गई थी, और फिलहाल हैप्पी लैंडिंग यानी कुशल ये इस विमान की लैंडिंग हो चुकी है। भारत ने जब 2007 में नए लड़ाकू विमान खरीदने का फैसला किया था तब सुखोई 30 दरअसल भारत में आ चुका था। अपनी कैटेगरी में सुखोई भी बेहतरीन लड़ाकू विमान है, इसलिए लोगों ने सलाह देनी शुरू की कि सुखोई क्यों न खरीद ली जाए। लेकिन आज जब ये तस्वीरें आप देख रहे होंगे तो आप बखूबी ये समझ सकते हैं कि सुखोई से कई बढ़कर ये वायुसेना की ताकत बढ़ाएगा। इसीलिए फैसला कि रफाल जो है वो भारत के लिए लाए जाए और उसी के तहत ये डील डन की गई और 36 रफाल विमान आने हैं जो कि इनकी पहली खेप, जिनमें 5 ये रफाल लड़ाकू विमान जो कि पहुंच चुके हैं, भारतीय जमीन में लैंड कर चुके हैं। और ये ऐतिहासिक लम्हा आपने अपनी आंखों से भी देखा है। हालांकि इसकी मारक क्षमता के बारे में कहा जाता है कि इसकी जो मारक क्षमता, इसकी जो क्वालिटी है उसकी तुलना किसी और विमान से नहीं की जा सकती है। यहां तक कि अगर हम चीन के विमान से अगर तुलना करें, क्योंकि वहां पर G20 विमान है जो बहुत अच्छा माना जाता है, लेकिन अगर उससे भी इसको तुलनात्मक दृष्टि से देखें तो बहुत ही आगे है ये रफाल विमान। इसकी अगर स्पीड की बात करें तो वो भी G20 से बेहद ज्यादा है और ये मल्टी रोल विमान है, लेकिन G20 जो है वो फाइटर है। और इन सब लिहाज से अगर देखें तो भारतीय बेड़े की बहुत ज्यादा ताकत बढ़ी है, इससे कोई भी इनकार इस वक्त नहीं कर सकता है। ये सफल लैंडिंग हो चुकी है। ये ऐतिहासिक लम्हा जिसका इंतजार पूरा देश कर रहा था, वो ऐतिहासिक लम्हा अब आ चुका है। इसी के साथ साथ राजनाथ सिंह ने भी एक ट्वीट किया जिसमें उन्होंने ये बताया कि सेना में एक नए युग की शुरुआत हुई है, एक नया युग इस लिहाज से क्योंकि इतना ताकतवर विमान हमारे बेड़े में है। और ऐसे में एक मैसेज भी दुश्मन देशों में जाता है कि अगर आंख उठाकर आप देखते हैं तो आपको ये देखना होगा कि हमारे बेड़े में कौन कौन से विमान है। अब रफाल जैसे विमान हमारे बेड़े में होंगे तो ऐसे में अंदाजा लगाया जा सकता है कि दुश्मनों पर इसका कितना असर पड़ेगा। आंख उठाने से पहले 5 बार दुश्मनों को सोचना होगा। तो हिंदुस्तान की जमीन पर ये रफाल विमान आ चुके हैं। हालांकि वायुसेना और रक्षा विशेषज्ञों ने सुझाव भी उस वक्त दिए थे कि सुखोई विमान क्यों ना खरीद लिए जाएं, क्योंकि 2007 में ही हमने फैसला किया कि लड़ाकू विमान खरीदे जाएं, अपनी क्षमता ताकत बढ़ाई जाए, क्योंकि भारत को वायुसेना की मारक क्षमता बढ़ानी थी, जिसके लिए मल्टी रोल यानी हमला और बचाव दोनों में सक्षम विमान की जरूरत थी, जो कि रफाल है। रफाल मल्टी रोल विमान है जो हमला भी कर सकता है, बचाव भी कर सकता है, और इसी की जरूरत भारतीय बेड़े में थी। उस वक्त भारत को जितने देशों की कंपनियों ने लड़ाकू विमान बेचने की पेशकश की थी उसमें फ्रांस के रफाल और ब्रिटेन, जर्मनी और स्पेन की साझेदारी में बने एक विमान जो थे यूरोफाइटर, उसको शॉर्टलिस्ट किया गया था। अंतिम मोहर लगी रफाल पर। इसकी वजह यह थी कि सुरक्षा की तकनीक के मामले में रफाल बहुत आगे था और हमला करने में भी बेहद असरदार था। जानकार ये मानते हैं कि किसी भी लड़ाकू विमान का दम उसके एवियोनिक्स यानी उड़ान की जो तकनीक है उससे तय होती है। इसमें कम्युनिकेशन सिस्टम, रडार और सुरक्षा के उपकरण होते हैं। रफाल की जितनी लागत है उसका 30% हिस्सा मानिए आप इन्हीं उपकरणों में खर्च होता है। फाइटर प्लेन की जो दूसरी काबिलियत नापने का पैमाना होता है उसमें हथियार कितनी तरह के फिट हो सकते हैं, ये देखिए दूसरा पैमाना है। और इसी से तय होता है कि कोई भी जो विमान है वो कितना अच्छा है या किस तरीके से उस पर मोहर लगनी चाहिए उसकी खरीदने के लिए। रफाल इस मामले में भी बेहद दमदार है। इसमें एक बार में 125 राउंड फायर करने वाली ऑटो कैनन गन लगी हुई है। रफाल में 14 हार्ड पॉइंट यानी मिसाइल लगाने की जगह है जिनमें हर तरफ की मिसाइल लगाई जा सकती है। हवा से हवा में मार करने वाली, हवा से जमीन पर निशाना लगाने वाली और हवा से युद्धपोत पर हमला करने वाली मिसाइल रफाल से दागी जा सकती है। खास तौर पर रफाल के लिए भारत ने हैमर मिसाइल खरीदने का फैसला किया था और ये मिसाइल जो है वो हवा से ही 70 किलोमीटर दूर
सटीक निशाना लगा सकती है। और दूसरे एयर टू ग्राउंड मिसाइल में ये जैम भी नहीं होती है उनकी तरह। वहीं भारत ये जो विमान रफेल ले रहा है, ये हवा से हवा मार करने वाली इसमें मोटियार मिसाइल भी लगी हुई है, इससे भी लैस है और ये बेहद ही घातक इस लिहाज से बन चुका है। आवाज से भी 4 गुना ज्यादा रफ्तार से चलने वाली ये मिसाइल जब रफेल से निकलती है तो दुश्मन को पलंग झपकने तक का मौका नहीं मिलता है। और इन्हीं सब खूबियों के कारण ये फैसला लिया गया कि भारत में आएगा तो रफेल, और इसीलिए इसकी डील की गई और 36 रफेल विमान दरअसल आ रहे हैं भारत में। और इसकी पहली खेप यानी 5 ये लड़ाकू विमान रफेल पहुंच चुके हैं भारत, और ताकत भी इसी के साथ बढ़ चुकी है भारतीय बेड़े की। और 2 महत्वपूर्ण मैसेज भी यहां जाते हैं। पहली ये कि हमारी ताकत तो बढ़ी है, दूसरी ये कि किसी भी स्थिति से निपटने के लिए भारत अब पूरी तरीके से तैयार है, क्योंकि अब हमारे पास ये विमान भी हैं जो दुश्मनों के छक्के छुड़ा सकती हैं। संदीप हमारे साथ है। संदीप, एक बार अपना सवाल दोबारा से दोहराएंगे? संदीप, अगर आवाज आप तक पहुंच रही हो तो जरा बताइए कि फिलहाल वहां पर क्या तस्वीर आप देख पा रहे हैं, क्या हलचल देख पा रहे हैं? अंबाला एयरबेस पर मौजूद हैं आप। देखिए, जो सबसे बड़ी हलचल थी वो हम लोगों ने देख ली, किस तरीके से रफाल जो है आए और उसके बाद जो है उन्होंने लैंड किया। अभी फिलहाल जो एक नॉर्मल सेरेमनी है वो सेरेमनी चल रही है। जो एयरक्राफ्ट है लैंडिंग के बाद जो है सबको टारमेक पे ले जाया गया है। टारमेक पे जाके जितने पायलट्स हैं वो पायलट सबसे पहले जो है वायुसेना प्रमुख जो है उनसे मुलाकात करेंगे, उनसे बात करेंगे, फोटो ऑप होगा। साथ ही जब जो ग्राउंड स्टाफ यहाँ पे मौजूद है वो साथ के साथ एयरक्राफ्ट की चेकिंग जो है वो करेगा। उसके जो जितने भी ऐसे सिस्टम्स हैं जिनको कि लगातार चेक किया जाना है वो चेक होगा। और अभी फिलहाल जो अभी तक जानकारी मिल रही है कि वायुसेना प्रमुख जो है सबसे मिल रहे हैं। एक बाकायदा रफाल को बैकग्राउंड में रख के जो है एक पूरी तस्वीर भी जो है, एक ग्रुप फोटो भी होगा और उसके बाद जो है बातचीत होगी। और अभी फिलहाल इंतजार यही है कि जो सेरेमनी अभी अंदर हुई है उसके बारे में जो है वायुसेना की तरफ से अभी थोड़ी देर में हो सकता है कि कुछ तस्वीरें और कुछ वीडियो जारी किए जाए। लेकिन ये एक वाकई बहुत महत्वपूर्ण लम्हा है। हालांकि हम लोग सुबह से जो है अंबाला के बाहर मौजूद थे और लगातार हमारा सर जो है आसमान की तरफ था ये देखने के लिए कि किस वक्त जो है एयरक्राफ्ट जो है अंबाला के आसमान पर नजर आएंगे। चूंकि सुबह बारिश के माहौल था, वेदर थोड़ा सा खराब था, लग रहा था कि जो प्लान बी एयरफोर्स की तरफ से तैयार किया गया है रफाल के भारत में आने का, कहीं उसका इम्प्लीमेंटेशन ना हो। लेकिन धीरे धीरे जो है वेदर ठीक हुआ और इस वक्त हालांकि थोड़ा बहुत हेजीनेस है, इतना ज्यादा क्लीन जो है वेदर इस वक्त भी नहीं है। इसी वजह से रफाल जब यहाँ पे उड़ान भरते हुए आया था और उसके बाद मनूवरिंग करके वो जब बेस तक पहुंच रहा था, एयर स्ट्रिप पर पहुंच रहा था, तब बहुत ज्यादा साफ तस्वीरें भी दिखाई नहीं दे रही थी क्योंकि इतना ज्यादा जो है हेजीनेस यहाँ पे इस वक्त है। लेकिन अभी फिलहाल कह सकते हैं कि एक ऑफिशियल जो कह सकते हैं कि सेरेमनी है वो हो रही होगी इस वक्त या हो चुकी होगी। और एयर चीफ जो है जितने भी पांच एयर फ्लाई करके आए पायलट है और जो सीओ है कमांडिंग ऑफिसर हैं उनसे मुलाकात करके और उनसे बातचीत करके और कहीं ना कहीं सीधे तौर पर एक एक्सपीरियंस वो भी जरूर जो है उनका जरूर शेयर जरूर ले रहे होंगे कि आखिर 7000 किलोमीटर जो है फ्लाई करके आना, यानी कि पहले दिन जब फ्रांस से अबू धाबी पहुंचा तो 7 घंटे लगातार फ्लाई किया, उसके बाद अब 3 से 4 घंटे लगातार फ्लाई। और इस दौरान जो है कई सारे ऐसे सिस्टम्स जो है उन्होंने चेक किए, खासतौर पे कि जो इंटीग्रेशन है, जैसे ही भारतीय वायुसेना में सेना के जो एयरक्राफ्ट जो है वो भारतीय वायु सीमा में पहुंचे तो सबसे पहले जो कोलकाता क्लास डिस्ट्रॉयर है जो कि अरेबियन सी में तैनात था उसने सबसे पहले वेलकम किया। उसके बाद जो है सुखोई 30 जो है उसको एस्कॉर्ट करते हुए लेके आए। हालांकि इस वक्त जब यहाँ तक पहुंचे तो सुखोई 30 साथ में नहीं थे, सिर्फ 5 ही एयरक्राफ्ट हैं जो कि फ्रांस से चले थे वही यहाँ तक पहुंचे हैं। रिफ्यूलिंग हुई, मिड एयर रिफ्यूलिंग हुई, तो जाहिर सी बात है कि खुद जो है वायुसेना प्रमुख वो भी इस एयरक्राफ्ट को उड़ा चुके हैं। तो ऐसे में एक एक्सपीरियंस जरूर आपस में शेयर कर रहे होंगे। लेकिन दूसरी चीज मैं आपको बता दूं, क्योंकि कोरोना के चलते जो है कई सारे ऐसे नियम कानून जो है भारत सरकार की तरफ से बनाए गए हैं
तो उसी के तहत जब ये एयरक्राफ्ट, ये पायलट हैं, जब ये एयरबेस पे उतरे थे तब भी उनका जो है कोविड टेस्ट हुआ था, और उसके बाद बताया जा रहा है कि जब यहाँ पे उतरे और उतरने के बाद जो वो सारी मेडिकल टेस्टिंग जो है वो उन पायलट्स की होगी, जो कि भारत सरकार की तरफ से गाइडलाइंस जारी की गई हैं। तो ऐसे में अब मुलाकात के बाद जो प्रोसेस है वो प्रोसेस आगे बढ़ेगा, और अभी बहुत शिद्दत से इस बात का इंतजार है कि जब एयरक्राफ्ट जो वाटर कैनन सैल्यूट से बाहर निकल रहा होगा तो किस तरीके का दिख रहा होगा। जाहिर सी बात है, तो उसका इंतजार थोड़ा करना पड़ेगा। भारतीय वायुसेना की तरफ से इसकी तस्वीरें भी जो है जल्द ही साझा की जाएंगी, और हम लोग दर्शकों को सबसे पहले उन तस्वीरों से रूबरू कराएंगे। बिल्कुल, और वो तस्वीरें भी हमने अब से थोड़ी देर पहले देखी संदीप, जहां पर गरजते हुए आसमान का सीना चीरते हुए ये 5 रफेल विमान आगे की तरफ बढ़े, और उसके बाद ये तस्वीरें भी हम देख रहे हैं। यही वो रफेल है जिससे दुश्मन देश जो है वो थर थर कांपेंगे, क्योंकि ये जो लड़ाकू विमान है वो हर मौसम, हर जगह अपने मिशन को बेहद आसानी से अंजाम दे सकता है। रफेल को अगर अलग उड़ता हुआ हथियारों का गोदाम भी कहा जाए तो गलत नहीं होगा, क्योंकि इस लड़ाकू विमान में मिसाइल से लेकर परमाणु बम तक छोड़े जाने की क्षमता है, और ये बहुत से हथियार लेकर उड़ान भर सकता है। संदीप, इस लिहाज से भी बेहद महत्वपूर्ण ये विमान। बिल्कुल, देखिए इसकी कैपेबिलिटी इसी से जाहिर होती है कि ये अपने से दोगुना वजन, दोगुने से भी ज्यादा वजन उठा सकता है। अगर 10,000 किलो इसका वजन है तो ये तकरीबन कुल मिला के 24,000 किलो के आसपास जो है, 2400 किलो के आसपास जो है ये लेकर टेक ऑफ कर सकता है। और सबसे मेन चीज मैं बताऊं आपको कि यहाँ पे हमारी जो ताकत है वो चीन से बेहतर क्यों है। क्यों? इसलिए क्योंकि चीन के जितने भी एयरबेस हैं तिब्बत में वो 14,000 फीट से ऊंचाई पे हैं, और जब उनको एयरक्राफ्ट अपने इस्तेमाल में लाने पड़ेंगे, जैसे कि J-20 की बात हम लोग करते हैं, जब वो उन एयरबेस से उड़ेंगे तो उनको थोड़ा फ्यूल वैसे कम लेना पड़ेगा, क्योंकि आपको एयरक्राफ्ट में वेपनरी सिस्टम भी जो है वो भी हाफ लेना पड़ेगा, क्योंकि वहां पे जो एयर है वो बहुत ज्यादा ड्राई होती है। ऐसे में थ्रस्ट मिलना मुश्किल होता है, और हैवी लोड के साथ जो है वो टेक ऑफ करना बहुत मुश्किल होता है। लेकिन भारत के जहां भी जितने भी एयरबेस हैं वो सारे के सारे ऐसी जगह पे हैं जहां से फुल लोड, फुल कैपेसिटी के साथ जो है हम लोग उड़ान भर सकते हैं, और रफाल जो है उसमें बहुत ज्यादा माहिर है। दूसरी बात, हम लोग रफाल की अगर बात करते हैं पाकिस्तान के साथ, पाकिस्तान में F-16 है, अमेरिका का सबसे उन्नत फाइटर एयरक्राफ्ट में से एक है, लेकिन बताया यह जाता है कि अगर एक F-16 के मुकाबले के लिए अगर 2 सुखोई की जरूरत पड़ती है, तो वहीं अब एक रफाल के मुकाबले के लिए पाकिस्तान को 2 F-16 की जरूरत पड़ेगी। ये एक नॉर्मल परसेप्शन है, तो आप समझ सकते हैं कि इसकी मारक क्षमता किस कदर जो है कि 2 F-16 जो है वो एक साथ जो है अगर भारतीय वायुसेना के इस विमान के पीछे रहेंगे तब जाके इसको टैकल कर पाएंगे, अन्यथा अगर एक एयरक्राफ्ट होगा F-16 तो वो कहीं भी नहीं टिक पाएगा। तो ये एक काफी महत्वपूर्ण है। साथ में जो इनके मिसाइल सिस्टम है, जैसे अर्पिता, इसमें जो है जितने भी स्पेसिफिकेशंस की गई हैं वो इंडिया सेंट्रिक स्पेसिफिकेशन है, बाकायदा हर चीज अपने हिसाब से तय किया गया है, क्योंकि भारत में रेगिस्तान वाले इलाके भी हैं, ऊंचे पहाड़ भी है और साथ में समुद्र भी है। तो ऐसे में एक ऐसा एयरक्राफ्ट, ऐसा वेपनरी सिस्टम हम लोग को चाहिए था जो कि हम किसी भी जगह इसको इस्तेमाल कर सकते हैं। उसी के तहत जो है इसमें जो है वो सारे वेपनरी सिस्टम लगाए गए। खास बात यह है कि हेलमेट माउंटेड डिस्प्ले जो है ये सबसे उन्नत तकनीक है इस वक्त, जो कि रफाल के साथ हम लोगों ने स्पेशल मंगाई है। यानी कि अगर आपने वो हेलमेट माउंटेड डिस्प्ले के तहत जो आपने हेलमेट पहन रखा है और उसके बाद जो है अगर आप अपना सर जो है मूव करते हैं राइट टू लेफ्ट या अप या डाउन, तो उस वक्त जो है आपको जो जितना भी डिस्प्ले जो उनके कंसोल में होता है, जिसमें फ्यूल, हाइट, स्पीड, एनिमी और ये सारी चीजें नजर आती हैं, वो जो है आपको डायरेक्ट उसमें देखने की जरूरत नहीं है, आपके हेलमेट पे ही जो है वो सारा डिस्प्ले होता रहेगा। तो ऐसे में अगर कोई फाइटर एयरक्राफ्ट राइट या लेफ्ट से आता है जिसमें कि सिर्फ जो है बाकी किसी सिस्टम से उसको नहीं देख पाएंगे, लेकिन पायलट अगर उसको देख सकता है लेफ्ट या राइट करके और उसके बाद उससे इस्तेमाल करता है तो वो टारगेट को अचीव कर सकता है। तो कई सारे ऐसे स्पेसिफिकेशन जो है हम लोगों ने इस एयरक्राफ्ट में करवाए थे, जिसकी वजह से इसकी कीमत थोड़ी सी बढ़ी भी है। लेकिन अभी कह सकते हैं कि अगर 2 फ्रंट वॉर की सिचुएशन में जिस तरीके के हालात बने हुए हैं, ऐसे में ये 5 फाइटर एयरक्राफ्ट जो है काफी है पाकिस्तान और चीन को डराने के लिए। हालांकि कुल मिला के 10 एयरक्राफ्ट जो है वो तैयार हैं, जिनमें से 5 को जो है यहाँ भेजा गया है, बाकी 5 जो है अभी भी फ्रांस में है जहां पे की ट्रेनिंग दी जाएगी। ये जो पायलट्स यहाँ पे जो एयरक्राफ्ट को उड़ा के आए हैं तकरीबन साल से ज्यादा
समय उन्होंने वहां पे फ्रेंच एयरबेस पे बिताया है, वहां पे इसकी हर चीज की ट्रेनिंग ली है, ग्राउंड स्टाफ की ट्रेनिंग हुई है, एवियोनिक्स कैसे यूज होते हैं, वेपनरी सिस्टम कैसे लोड होता है, वेपन को कैसे हैंडल किया जाता है। तकरीबन 150 से 200 लोग ऐसे जिनको ट्रेन किया गया है और अभी जो हमारी जानकारी है उसके मुताबिक 15 से 17 पायलट जो है उनको अभी पूरी तरीके से ट्रेनिंग दी जा चुकी है। नेक्स्ट बैच जो है वो अब शुरू होगा, वो भी फ्रांस में, जिसमें 9 महीने तक लगातार बिल्कुल संदीप, यानी जो जानकारी आप दे रहे हैं बदलाव की बात जो आप कर रहे थे कि जो बदलाव इसमें किए गए हैं, जैसे हेलमेट माउंटेड डिस्प्ले जो लगाया गया है, रडार वार्निंग रिसीवर्स जो लगाए गए हैं, डेटा रिकॉर्डिंग सिस्टम जो लगाया गया है, उसके फायदे और उसका असर क्या होगा? दरअसल हेलमेट माउंटेड डिस्प्ले जो है वो स्क्रीन पर दुश्मन की जानकारी देगा और इससे क्या होगा, इसका असर लक्ष्य भेदने में आसानी होगी। वहीं रडार वार्निंग रिसीवर्स जो है वो रडार की चपेट में आने की चेतावनी देगा, जिससे दुश्मन के निशाने से बच सकेंगे हमारे ये विमान। वहीं डेटा रिकॉर्डिंग सिस्टम जो है वो 10 घंटे की उड़ान की रिकॉर्डिंग इसमें हो सकती है और ऐसे में बाद में अगर कभी जांच करनी पड़े क्या स्थिति रही होगी, अगर कभी भगवान न करे हादसा होता है तो उसकी जांच में भी आसानी होगी, जिस बदलाव का जिक्र आप भी कर रहे हैं संदीप। लेकिन अब सवाल ये हो रहा है, जो सवाल मैं आपसे फिर से पूछ रही हूं क्योंकि ये महत्वपूर्ण सवाल है, चीन जो गुस्ताखी कर रहा है, चीन की जो हरकतें हैं उसको जवाब देने के लिए क्या ऐसा हो सकता है ये रफाल वहां तैनात कर दिए जाए एलएसी के पास? देखिए अर्पिता, मैं एक चीज बताना चाहूंगा कि ये होम बेस है और यहाँ से तिब्बत में जो चीन का बेस है एयर डिस्टेंस उसका मिनिमम 325 किलोमीटर है और तकरीबन 600 किलोमीटर मैक्सिमम है। उसी तरीके से पाकिस्तान की अगर हम लोग देखें, वेस्टर्न सेक्टर में देखें, तो यहाँ से अगर एयरक्राफ्ट उड़ता है तो महज कुछ मेरे ख्याल से 150 से 200 किलोमीटर पे जो है पाकिस्तान के बेस मिल जाएंगे जहां से ये एयरक्राफ्ट उड़ते हैं। क्योंकि ये बहुत हैवी, मतलब ये इस तरीके के एसेट जो है, जो बहुत कीमती एसेट्स होते हैं, इनको कभी भी एलएसी या एलओसी के नियर बाय किसी भी बेस में नहीं रखा जाता, क्योंकि दुश्मनों की हमेशा से एक कोशिश रहती है कि वो उन सब वेपनरी सिस्टम को सबसे पहले टारगेट करे जो कि उनके लिए खतरे वाली बात है। तो ऐसे में ये इलाका जो कि अंबाला जहां पे इसको बेस किया गया है ये पूरी तरीके से सिक्योर है और रफाल की जो मारक क्षमता है वो यहीं से रह के भी वो पूरी तरीके से एक्ट कर सकता है और यहां से अगर फ्लाई करता है तो वो बड़ी आसानी से चीन के जो एयर डिफेंस सिस्टम है उसको चकमा देते हुए उनके एयर बेस तक पहुंच सकता है और उसी तरीके से यहां से अगर उड़ान भरता है रफाल तो वो बड़ी आसानी से पाकिस्तान के किसी भी एयर बेस पर पहुंच सकता है। तो ये कहना है कि अभी इसको कहां पे इसको तैनात किया जाएगा, ये अपने आप में यहाँ पे जो है इतना काफी है, इसकी मारक क्षमता इतनी है कि इसको जरूरत नहीं है फॉरवर्ड बेसिस में तैनात करने की। लेकिन अगर कभी और ज्यादा इसकी जरूरत और ज्यादा इसकी ताकत का इस्तेमाल किया जाना है तो हो सकता है कि ऑपरेशनल बेस जो है उसको यहां से हटा के किसी दूसरी जगह तैनात किया जा सकता है। कुछ एयरक्राफ्ट जो है हो सकता है कि लेह से ऑपरेट भी कराएं, कुछ एयरक्राफ्ट हो सकता है कि वो श्रीनगर से एयरक्राफ्ट कराए, तो ऑपरेशनल बेस जो है वो बदल सकते हैं। होम बेस इसका यही है, यहीं से वो उड़ान भरेंगे क्योंकि ये पहला स्क्वाड्रन है जो कि यहाँ पे अंबाला में है। दूसरा हाशीमारा इसलिए इंपॉर्टेंट है क्योंकि वहां से आप ईस्टर्न सेक्टर में खासकर अरुणाचल के दूसरी तरफ जो चीन लगातार अपनी ताकत को बढ़ा रहा है। और अभी तक एक चीज मैं बता दूं आपको कि पिछले कुछ सालों में चीन ने अपनी जो एयरफोर्स की ताकत है उसको इस पूरे तार यानी कि तिब्बत ऑटोनोमस रीजन में लगातार बढ़ाया है। कभी एयरफोर्स जो है उनकी 12 महीने वहां पे एस्टेब्लिशमेंट नहीं होता था, आते थे, एक्सरसाइज करते थे, चले जाते थे। लेकिन पिछले 2 साल से उन्होंने उस जगह पे परमानेंट हैंगर बना दिए हैं और साथ ही जो है वहां पे 12 महीने जो है उनकी एक्सरसाइज चल रही है, विमान जो है फाइटर उनके वहीं पर ही तैनात है। तो ऐसे में रफाल अगर 2 फ्रंट पे यानी कि अगर अंबाला और दूसरा हाशीमारा में रहेगा तो अच्छे तरीके से जो है चीन पर नकेल कसी जा सकेगी और उसी को ध्यान में रखकर ही ये फैसला लिया गया कि 2 स्क्वाड्रन जो कि 36 एयरक्राफ्ट होंगे, 18 एयरक्राफ्ट का एक स्क्वाड्रन होगा, उनको जो है ऐसी जगह तैनात किया गया जहां पे चीन अगर कभी भी कोई भी ऐसी मतलब चीन तो डरा हुआ ही है, साथ ही साथ पाकिस्तान की हालत भी पतली है क्योंकि जो स्कैल्प मिसाइल की बात हम कर रहे हैं उससे बेहद ज्यादा इमरान डरे दिख रहे हैं क्योंकि मारक क्षमता जो इसकी 500 किलोमीटर है वही बालाकोट जैसे ऑपरेशन के लिए बेहद कारगर है। ये 2 तस्वीरें जरा देख लीजिए एक बार फिर से। अंबाला ये पहुंचा रफाल, हमारे ये 5 विमान और रफाल को वाटर सैल्यूट दिया गया है, यानी इस अंदाज से कुछ इसका स्वागत हुआ है। वाटर सैल्यूट के माध्यम से इसका स्वागत किया गया है। पूरी तैयारी पहले से ही अंबाला एयरबेस पर कर ली गई थी और जब वो ऐतिहासिक लम्हा आया जब ये विमान भारतीय जमीन पर इनके पहियों ने लैंड किया उस वक्त
वाटर सैल्यूट देते हुए जरा तस्वीरें देखिए आप। वहीं अंबाला ये रफाल विमान पहुंच चुके हैं। एक सेरेमनी जिस तरीके से संदीप बता रहे हैं होनी है, उसकी तैयारियां वहां पर फिलहाल चल रही है। तो हिंदुस्तान की जमीन पर ये रक्षक रफाल आ चुके हैं, दुश्मनों का काल आ चुका है। संदीप, जो जिक्र हम कर रहे थे कि जो स्कैल्प मिसाइल है जिसकी क्षमता 500 किलोमीटर तक की है, वो बालाकोट जैसे ऑपरेशन के लिए बेहद कारगर है। पता होगा पाकिस्तान को, इसलिए डरा हुआ है। बिल्कुल, देखिए हम लोगों ने जान के इस तरीके की स्पेसिफिकेशन इस्तेमाल की है, इस तरीके के वेपनरी सिस्टम हम लोगों ने चूज किए हैं कि जिससे हम लोगों को बहुत ज्यादा दिक्कत ना हो, हम लोग जो है अपनी सीमा में रहकर भी जो है बालाकोट जैसे ऑपरेशन को अंजाम दे सकते हैं। हालांकि हमारे मिराज जो है 2000 जो कि इन्हीं जो एयरक्राफ्ट जो बनाता है डॉसो एविएशन, उसी का एयरक्राफ्ट है मिराज 2000। उसने जाके जो है वहां पे जिस तरीके से बालाकोट में आतंकी ठिकानों को नेस्त नाबूद किया था, अब जरूरत नहीं होगी कभी भी एलओसी को क्रॉस करके जाना और वहां जाके बॉम्ब गिरा के आना। यहीं से टारगेट सेट किया जाएगा, अपने इलाके से मिसाइल फायर की जाएगी और वहां पे जो आतंकी जितनी भी गतिविधियां उनको खत्म किया जा सकता है। यही वजह है कि लगातार जो है भारत उन सारे स्पेसिफिकेशन और उन सारी चुनौतियों को ध्यान में रख के वेपनरी सिस्टम को चूज किया है और ये एयरक्राफ्ट जो है वो न्यूक्लियर वॉरहेड को भी ले जा सकता है। तो ऐसे में ये वाकई इसके आने से पाकिस्तान को चिंता जरूर है, क्योंकि पाकिस्तान के पास सबसे उन्नत एयरक्राफ्ट अगर कोई है तो अमेरिकन का F-16। और जैसे मैंने पहले कहा कि अगर हम लोग लेमन लैंग्वेज में, आम आदमी की बोलचाल में भाषा में अगर समझाएं तो एक रफाल को टैकल करने के लिए 2 F-16 की जरूरत पड़ेगी। तो आप समझ सकते हैं कि अगर ये 36 एयरक्राफ्ट का जो हमारे पास जो 2 स्क्वाड्रन है, अगर हम लोग F-16 के अगेंस्ट उसको खड़ा करते हैं तो उस हिसाब से तो ये 36 के डबल हो जाएगा। तो जाहिर सी बात है कि ये चिंता तो पाकिस्तान को है ही, और ऐसा नहीं है कि रफाल आने से जो है बाकी एयरक्राफ्ट की कैपेबिलिटी कम हो जाएगी। बाकी एयरक्राफ्ट भी बहुत सुपीरियर हैं, बहुत बेहतरीन एयरक्राफ्ट हैं। सुखोई 30 अपने आप में ही बहुत बेहतरीन है, साथ ही मिराज 2000, मिग 29 अपग्रेड, यहाँ तक कि मिग 29K जो कि नेवी के वर्जन है, उनको भी जो है इस वक्त इस समय जो है